हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ फ्रॉम के सीजन 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फ्रॉम की सीजन 3 के एपिसोड 1 की शुरुआत हमें सीजन 2 के एपिसोड 10 के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हमने ताबिता को हॉस्पिटल रूम में उड़ते हुए देखा था, जिसे देखकर ताबिता खुद ही शॉक थी कि वो उस जगह से एक सिटी में कैसे आ पहुंची। साथ ही उसे इस सवाल के जवाब नहीं मिल रहे कि उस सफेद पोशाक पहने हुए लड़के ने उसे लाइट हाउस से धक्का क्यों दिया, वो भी उसे ये कहते हुए कि सिर्फ यही एक रास्ता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि ताबिता से मिलने के लिए एक नर्स पहुंचती है और उसे बताती है कि कुछ हाइकर्स ने उसे जंगलों में जख्मी पाया था और साथ ही बेहोश भी, जिस वजह से उन लोगों ने उसे पास ही के अस्पताल में भर्ती कर दिया। और उस टाउन की बात करें जहां ताबिता पहुंची है तो उसका नाम कैंडेन है, जो कि मेंस में है। जिसके साथ साथ वो नर्स उसे पूछना शुरू करती है कि उसे कुछ याद है या नहीं, क्योंकि उसकी बॉडीज पर काफी सारी इंजरीज है, जिस वजह से उसने पुलिस को भी बुला लिया है ताकि वो लोग एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर सके। साथ ही उसे या फिर किसी और डॉक्टर्स को उसके पास से कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली है। और इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ताबिता उसके जाते ही अपने सामानों को गैदर कर और कपड़े चेंज कर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी उसकी बात नहीं समझने वाला। और जैसे ही वो मेन रोड पर पहुँचती है तो हम देख पाते हैं कि फिर से उसे वही सफेद पोशाक वाला छोटा लड़का नजर आता है, पर देखते ही देखते वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। और अब जबकि ताबिता रियल वर्ल्ड में पहुँच चुकी है, पर फिर भी उसे बेचैनी है, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि उसके बच्चे और उसका हस्बैंड अभी भी उस खौफनाक जगह पर अटके हुए हैं, पर उसके पास किसी भी चीजों का जवाब नहीं। और साथ ही वो काफी कंफ्यूज है, जिस कारण वो कुछ लोगों से फोन बोरो कर अपनी मॉम को कॉल करती है, जो ताबिता की आवाज सुन काफी शॉक है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि पुलिस वाले काफी समय से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, पर ताबिता उनसे कहती है कि वो उन्हें ढूंढे नहीं, बल्कि वो लोग ठीक है और अपना ध्यान रखे। और इतना कहकर वो फोन रख देती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने आंसर्स ढूंढने के लिए चर्च पहुँचती है। जहाँ पहुँचते ही वो कन्फेशन बूथ में पहुँचती है, ये सोचकर कि शायद उसे कोई बात करने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्रीस्ट उसे ये स्टेटमेंट कहता है कि गॉड उन लोगों के लिए एक सही रास्ता चुनेगा, तो ताबिता को रियलाइज होता है कि चर्च उसे कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिस कारण वो कन्फेशन बूथ से बाहर आ जाती है। पर प्रीस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही उसके हाथ में लंच बॉक्स देखकर वो उसके बच्चों के बारे में उससे पूछने लगता है, तो उसके जवाब में ताबिता बताती है कि उसके बच्चे का नहीं बल्कि विक्टर नामक एक शख्स का है। और जैसे ही विक्टर का लंच बॉक्स खोलकर वो प्रीस्ट को उसके अंदर रखे हुए सामानों के बारे में बता रही होती है, तो उसके अंदर उसे एक एड्रेस मिलता है, जो शायद विक्टर के इस रियल वर्ल्ड के घर का होगा। जिस वजह से ताबिता उस लोकेशन से सीधा विक्टर के घर को ढूंढते हुए पहुंचती है, जहां उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आता है, जो उसे देखकर काफी चिढ़ जाता है और वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ताबिता के पास मौजूदा विक्टर के लंच बॉक्स पर पड़ती है, तो उसे देखकर वो शख्स चौंक जाता है। और ताबिता ये रियलाइज कर पाती है कि वो शख्स यानी कि वो बूढ़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्टर का फादर है। पर हमें यहाँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, क्योंकि यहाँ से ये सीन सीधा मूव होता है फिर से फ्रॉम विले की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि जिम और उसके बच्चे ताबिता के एब्सेंस से काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास किसी चीज का जवाब नहीं। वही बात करी ईथन की, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को उसकी मॉम को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी पॉजिटिव है कि उसकी मॉम जिंदा होगी। और उसी कारण वो बार बार घर से भागकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए चला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली तियान उसे रोकने में कामयाब होती है। वही हम बात करें जूलिया की, तो उसके साथ जो हुआ उस बारे में वो अपने फादर से बात ही नहीं कर रही। साथ ही
उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम के मरने का कारण वही है, क्योंकि बार बार वो अपने फादर को यही कह रही है कि इसमें उसके फादर का कोई दोष नहीं। और अपने बच्चों की ऐसी हालत देख जिम ये डिसाइड करता है कि वो खुद अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट जाएगा, जिसके लिए उसे बॉयड की हेल्प चाहिए, क्योंकि बॉयड ऑलरेडी उस फॉरेस्ट में ट्रैवल कर चुका है, वो भी सैरा के साथ, जो हमने लास्ट सीजन में ही देखा, जिस कारण बॉयड ने काफी कुछ झेला है। और उस वजह से बॉयड जिम से बात करने की कोशिश करता है, उसे यही समझाते हुए कि फॉरेस्ट काफी ही खतरनाक है, स्पेशली रात के वक्त, क्योंकि मॉन्स्टर उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पर फिर भी जिम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, जिस कारण बॉयड उसे सैरा के साथ बिताए हुए उस फॉरेस्ट की कुछ बात बताता है, स्पेशली जब उन लोगों को वो लाइट हाउस मिल गया था। साथ ही उन लोगों ने एक स्टोन हट में शेल्टर ली थी जहां टेलिस्मैन ऑलरेडी मौजूद था। साथ ही बॉयड के अकॉर्डिंग जिम अगर उसे ढूंढना ही चाहता है तो दिन के वक्त भले ही वो लाइट हाउस को ढूंढे, लेकिन याद रहे कि उसे हर रात हर्ट में आकर रेस्ट करे ताकि वो उन मॉन्स्टर्स से बच सके। पर उसी के साथ साथ उसने उसे टेंट भी ढूंढने को कहा है, क्योंकि ट्रीज उन्हें कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही उस जगह भी जिस जगह को वो लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें इस बात के लिए श्योर होना है कि वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें स्पाइडर्स के वेब्स को ढूंढना है, जिसे गुजर कर ही वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच सकेंगे। और जब ये सारी बातें बॉयड जिम को समझा रहा था तो उन लोगों के साथ कैनी भी मौजूद था। और बॉयड की ये सारी बातें सुनकर कैनी उसे कहता है कि वो भी जिम के साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि बाहर खतरा तो है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि जूलिया और इथन एक साथ अपने पेरेंट्स को खो दे। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि कैनी और जिम एक साथ फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले कैनी अपनी मॉम को गुड बाय कहता है। और हम देख पाते हैं कि फॉरेस्ट में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों को अजीब से दिखने वाले डॉल्स नजर आते हैं, जिन्हें उनके रास्ते में मानो जैसे किसी ने लगाया हो। साथ ही उसे फॉलो करते हुए उन्हें फॉरेस्ट में एक कैबिन भी नजर आता है, जहाँ वो लोग रात बिताने का डिसाइड करते हैं। और साथ ही रात के वक्त उन्हें एहसास होता है कि उस कैबिन के बाहर कोई है। पर अब जबकि उन लोगों के पास टेलिस्मैन है तो खतरा उन लोगों तक, यानी कि वो मॉन्स्टर उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और रात का ये एक्सपीरियंस जिम को ये कन्विंस करता है कि शायद उसे अपना माइंड चेंज कर लेना चाहिए, यानी कि उसे अपने बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए ताकि वो और बच्चे सेफ रह सके, जो सेम चीज तबिता ने भी सोची थी। जिस कारण वो ये डिसीजन बना लेता है कि वो लोग कल सुबह वापस टाउन चले जाएंगे, जिससे कैनी भी अग्री करता है। पर हू नोस उन दोनों के साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद बढ़े सीजन 2 की तरफ, यानी कि सीजन 2 में हमें दिखाया गया था कि उन लोगों के पास खाने की तंगी हो चुकी है, जो सीजन 3 में भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि हॉरिफाइड थंडरस्टॉर्म के कारण उन सभी के खाने का साधन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, यानी कि उनकी फार्मिंग। जिसे चेक करने के लिए डोना और एलिस पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारे क्रॉप्स मर चुके हैं। साथ ही अब कोई भी गुंजाइश नहीं कि वो लोग और फूड्स को ग्रो कर सके, क्योंकि डोना के अकॉर्डिंग टाउन पूरी तरह पॉइजन हो चुका है, जो सेम चीज सॉइल्स के साथ भी हुई है। और उस वजह से कैनी की मॉम उन्हें सजेस्ट करती है कि उन लोगों को क्रॉप्स किसी दूसरी जगह उगाने चाहिए, भले ही उसके लिए ज्यादा समय जाए। पर उन लोगों के पास अभी भी एनिमल्स बाकी है जो उन लोगों के दूसरे रिसोर्सेस के काम आते थे, पर अनफॉर्चुनेटली अब उन लोगों को उन्हें स्लॉटर करना होगा ताकि उसकी मदद से वो सभी अपना पेट भर सके। और अब जबकि बॉयड ने ये डिसीजन बना लिया है तो उसी रात हम देख पाते हैं कि कुछ अजीब सी चीजें वान में होती हैं, क्योंकि जो मॉन्स्टर सीजन 1 और सीजन 2 में सिर्फ घुमा करते थे वो अब वैसे नहीं रहे, बल्कि उन लोगों के पास दिमाग आ चुका है, जिसे इस्तेमाल कर वो लोग बान में से सभी जानवरों को फ्री छोड़ देते हैं, जिस वजह से फूड की शॉर्टेज हो और यहाँ मौजूदा सभी लोग खत्म हो जाएं। और अब जबकि सभी जानवर रोड पर निकल चुके हैं तो उस पर नजर बॉयड की पड़ती है, जिस वजह से वो सभी जानवरों को वापस बान में डालने के लिए अपनी सेफ्टी से बाहर आ जाता है। वही हम इथन और जूली की तरफ एल्डर वुमन को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट इथन को मारने वाली थी, पर वो लोग उस सिचुएशन से बच निकले, वो भी सैरा की मदद से। जिसके बाद
बाद वो लोग सीधा रैंडल की बस में शेल्टर ले लेते हैं। पर अभी भी टिया और बॉयड सभी जानवरों को बांध में वापस डाल रहे हैं और जैसे ही वो लोग जानवरों को बांध में लॉक कर देते हैं और खुद भी सेफ्टी के लिए अंदर चले जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर्स बॉयड को कैप्चर कर लेते हैं, मारने के लिए नहीं बल्कि उसे पनिश करने के लिए, क्योंकि उसके सामने ही वो लोग टिया चेन को यानी कि कैनी की मॉम को तड़पा कर खत्म कर देते हैं। वेल गाइस, तो बात करें अब सीजन 3 के एपिसोड 2 की शुरुआत, जो हमें उसी इंसिडेंट की मॉर्निंग से दिखाई जाती है जो हमने पहले एपिसोड के एंड में देखा था, जहां जेड और विक्टर हेल्पलेसली शेरिफ के ऑफिस में बैठे हैं कुछ शीप्स के साथ, जिन्हें कल रात में मॉन्स्टर्स ने रिलीज कर दिया था, जिन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ा क्योंकि एकमात्र सोर्स उनका फूड का फिलहाल वही बचा था। और अब जबकि पूरी रात निकल चुकी है तो सुबह जेड फाइनली डिसाइड करता है कि वो बॉयड और टिया चेन को चेक करने के लिए बांध में पहुंचेगा। और जैसे ही वो बांध में पहुंचता है तो टिया चेन की डेड बॉडी देखकर उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है, लेकिन पास ही में बॉयड को वो देख पाता है जिसे एक पोल से बांधा गया था और उन लोगों ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने हथकड़ी की चाबी उसके जेब में रखी हुई है, जिसे लेकर जेड उसे आजाद करता है और बॉयड टिया चेन की डेड बॉडी के पास जाकर उससे माफी मांगता है। साथ ही जब जेड उस बांध में एंटर करा था तब हमने सुना कि बॉयड किसी तरह की चीज को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, मानो जैसे वो गॉड से प्रेयर कर रहा है या फिर पता नहीं, जिसका कोई साइन शायद हमें आने वाले एपिसोड में दिखाया जाए। और जब जेड उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिसके जवाब में बॉयड उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स ने उसे टिया चेन को मारता और टॉर्चर करता हुआ देखने के लिए बांध कर रखा था, जिसके बाद क्या वो लोग डेड बॉडी लेकर सीधा चर्च आ पहुँचते हैं क्योंकि वो लोग उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहते हैं। लेकिन ये चीज टाउन क्या सभी लोगों के लिए काफी ही अजीब है कि बॉयड कल रात उन मॉन्स्टर का सामना कर सरवाइव कैसे कर गया, जैसे कंफ्यूज खुद बॉयड भी है। जिसके बाद उसकी बातचीत डोना से होती है जो बॉयड पर काफी नाराज है ये सोचकर कि उसने एनिमल्स को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से आज उन लोगों के बीच टिया चेन नहीं। लेकिन फिर उन दोनों की बहस में डोना ये समझने में कामयाब होती है कि खाने के चलते बॉयड को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि पहले तो डोना उन जानवरों के पीछे पड़ी थी कि उनके पास फूड का शॉर्टेज हो गया, जिस कारण अगर वो सारे एनिमल्स को ऐसे ही छोड़ देता तो उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता। पर उसी के साथ साथ बॉयड की बातचीत क्रिस्टी से भी होती है जो उसे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि टिया चेन की मौत में बॉयड का कोई हाथ नहीं, जिस वजह से उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जो चीज उसने यानी कि बॉयड ने उसे पहले भी कही थी, जिस कारण ही वो उसे शांत रहने के लिए कह रही है। और अब बात करें टाउन से दूर कैनी और जिम की, तो हम देख पाते हैं कि जिम की आँख खुल चुकी थी, जिसने कैनी को आवाज देकर कुछ चीजें चेक करने के लिए बुलाया है, क्योंकि कैबिन के कुछ दूर ही उसे काफी सारे वेजिटेबल्स मिले हैं जो यहाँ काफी ज्यादा मात्राओं में उगे हुए हैं और इससे फ्रॉम विले के लोगों का पेट आसानी से भर सकता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि उन लोगों के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो लोग उन सप्लाईज को अपने साथ सीधा फ्रॉम विले ले जाने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों टाउन में पहुंचते हैं, वो भी खुशी खुशी वेजिटेबल्स के साथ, तो कैनी और जिम उन सभी के रिएक्शंस को नोटिस करते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि टाउन में कल रात कुछ तो गलत हुआ है। और जिम के पूछने पर बॉयड बताता है कि उसके बच्चे ठीक है, लेकिन कैनी को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम नहीं रही, जिस कारण वो डाइनर में जाकर कुछ समय बिताता है, जहां उससे बात करने के लिए क्रिस्टी पहुंचती है और उसे शांत करती है। जिसके साथ साथ कैनी ने उसे अपनी मॉम को ठीक करने के लिए कहा है, क्योंकि अपनी डैड की डेड बॉडी देखने के बाद वो नजारा आज तक वो भूल नहीं पाया है, जिस कारण वो अपनी मॉम को फिर से वैसा नहीं देख सकता। और उस वजह से क्रिस्टी टिया चेन की डेड बॉडी को ठीक करने के लिए चर्च पहुँचती है, जिसमें उसकी हेल्प जेड भी करता है। और जैसे कि क्रिस्टी कैनी को छोड़कर डाइनर से निकल चुकी थी, तो हम देख पाते हैं कि डाइनर में सेलिब्रेशंस के सॉन्ग्स शुरू हो जाते हैं, जिससे कैनी काफी चढ़ जाता है। और ये चीज काफी ही अजीब थी, जो शायद उसे टीज करने के लिए थी या फिर उन मॉन्स्टर्स ने ये सारी चीजें की हैं। पर कैनी उस म्यूजिक प्लेयर को बंद करने में कामयाब होता है, वो भी उसे डिस्ट्रॉय कर। पर अब वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं, क्योंकि उसे अब उन मॉन्स्टर्स से रिवेंज लेना है, जिस वजह से वो बड़े बड़े ग्लास के जार फिल करता है, वो भी
मूनशाइन से, यानी कि उनकी बार में रखे हुए अल्कोहल की मदद से, जो शायद वो उन मॉन्स्टर को जलाने के लिए इकट्ठा कर रहा है, जो चीज वो बॉयड को बताता है। और साथ ही उसका ये प्लान है कि वो टनल में जा रहा है जहाँ विक्टर और तबिता सीजन 2 में गए थे, जहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे और उन लोगों के ऊपर उन सभी अल्कोहल को छिड़क उन्हें जला देगा, जिस वजह से बॉयड को भी क्विकली ये रियलाइज होता है कि उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। इससे बेटर कि वो उसका साथ दे ताकि वो लोग किसी तरह इन मॉन्स्टर्स को रोक पाए, जिस कारण वो दोनों टनल की ओपनिंग पर आ पहुँचते हैं। पर फिर बॉयड को रियलाइज होता है कि ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे अगर वो लोग टनल में चले गए तो उससे शायद उन लोगों की जान जा सकती है, जिस वजह से टाउन वाले डेंजर में आ सकते हैं। पर उसी के साथ साथ वो केनी को ये भी बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए लास्ट में क्या कहा था, क्योंकि केनी के अकॉर्डिंग उसकी मॉम उस समय अकेली होगी। लेकिन बॉयड उसे रिवील करता है कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि बॉयड उस वक्त उसके साथ था, लेकिन उन मॉन्स्टर्स ने उसे कुछ नहीं किया। और साथ ही बॉयड जब केनी को उसकी मॉम के लास्ट वर्ड्स बताता है तो उससे हमें समझ आता है कि बॉयड शुरुआत में इन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा था ताकि वो उन चीजों को याद रख सके। और जैसे ही वो केनी को इस बारे में कहता है तो केनी वो बात सुन काफी सेंटी हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने बॉयड को अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि अब उसके साथ कोई नहीं। जिसके बाद वो सभी टिया चेन का फिनरल करते हैं, जिसके लिए सभी लोग चर्च में आ पहुँचे हैं। पर अभी ये एपिसोड यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक और अजीब सी चीज दिखाई जाती है जो फातिमा के बारे में है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड का रिकैप देखा होगा तो आपको पता है कि फातिमा प्रेग्नेंट थी, वो भी उसके बॉयफ्रेंड एलिस के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन दिन ब दिन उसकी सिकनेस बढ़ती जा रही है, जिसके साथ साथ इस बार तो हद हो चुकी है, क्योंकि वो काफी समय टॉयलेट में बिता रही है और आज उसका एक दांत भी टूट चुका है, जिससे वो काफी कंसर्न हो जाती है और सीधा क्रिस्टी से मिलने के लिए हेल्थ सेंटर आ पहुंचती है। पर अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टी वहाँ नहीं, जिस वजह से मरी उसका चेकअप करती है, जिससे एलिस थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन मरी उसे बताती है कि कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि वो सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस से सफर कर रही है और ज्यादा न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में ना होने की वजह से उसके दांत गिर रहे हैं। तो उसे पूरा ध्यान रखना है अपने खाने और अपनी हेल्थ का, जिस वजह से उन दोनों को रिलीफ होता है। और जैसे ही फातिमा एलिस के साथ कॉलोनी हाउस पहुंचती है तो वो उसे अपने फादर के पास जाने के लिए कहती है और उसके वहाँ से निकलते ही वो डोर स्टेप पर सड़े हुए वेजिटेबल्स को नोटिस करती है और उन्हें देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। साथ ही हमें ये भी पता है कि फातिमा कुछ दिनों से ठीक से नहीं खा रही है और जैसे ही वो उन सड़े हुए वेजिटेबल्स को उठाकर एक बाइट लेती है तो वो उसे और खाना शुरू करती है। साथ ही खाते हुए हम उसके फेस पर एक प्लेजर भी नोटिस कर पाते हैं, जो इस बात का ही इंडिकेशन दे रहा है हमें कि फातिमा के पेट में जो बच्चा है वो एलिस का नहीं या फिर वो ह्यूमन नहीं। साथ ही आप लोगों को ये भी याद होगा कि फातिमा माँ नहीं बन सकती और अब जबकि वो प्रेग्नेंट है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का कुछ खतरनाक या फिर घिनौना ही प्लान है इन सारी सिचुएशंस को लेकर। और अब बड़ी ताबिता की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो जैसे कि विक्टर के घर आ पहुंची थी तो वो बेहोश हो गई थी और उसकी बातचीत उठते ही विक्टर के फादर से होती है, जो उसे उस लंच बॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उसे कहाँ से मिला, जिसके जवाब में तबिता उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी ने ही उसे दिया है, पर उसकी बातों पर उन्हें भरोसा नहीं, जिस वजह से उन्होंने पुलिस को बुला लिया है। पर तबिता उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कुछ आर्टिकल्स भी दिखाती है उसकी फैमिली से रिलेटेड और साथ ही उस फ्रॉम विले में जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के रिलेटेड भी। पर हेनरी फिर भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और जैसे ही तबिता उसे बच्चों के बारे में और टावर्स के बारे में बताती है तो उससे वो काफी शांत हो जाता है और जैसे ही पुलिस वाले उसके घर पहुँचते हैं तो उन्हें वो वापस भेज देता है और तबिता से ये बताता है कि जिन बच्चों और टावर्स के बारे में वो बात कर रही है उसकी वाइफ भी ऐसे बात किया करती थी। साथ ही चीजों को याद करने के लिए उसने उन सारी चीजों की पेंटिंग बना कर रखी थी, जिसे आज तक हेनरी ने संभाल कर रखा है, जिस वजह से वो तबिता को पहले तो अपने बच्चों का रूम दिखाता है और उसके बाद बेसमेंट में ले जाता है जहाँ सारी पेंटिंग्स रखी हुई है और ये भी बताता है कि सभी लोग उसके बच्चे खो जाने पर हेनरी पर ही ब्लेम कर रहे थे, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसे ऐसा लग रहा है कि तबिता सच कह रही है और उसी कारण
वो उसे स्टोरेज रूम में लेकर आया है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वहाँ फ्रॉम विले की हर चीज की पेंटिंग मौजूद है जिसे हेनरी की वाइफ मिरांडा ने बनाया हुआ है, जो देखकर तबिता काफी शौक है। साथ ही हमें भी कुछ अब समझ नहीं आ रहा, पर ये सारी चीजें यही खत्म नहीं हुई बल्कि कुछ और चीजें बची हुई है। जैसे कि बात करें जिम की, तो फॉरेस्ट से रिटर्न आ चुका है, जिन्हें देखकर जूलिया बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि कल रात उन लोगों पर अटैक हो चुका था जिससे उसने जैसे तैसे कर ईथन को बचाया है। तो अब वो नहीं चाहती कि उसके फादर कहीं जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉम अब नहीं रही, तो बच्चों की जिम्मेदारी अब पूरी जिम की है, जिस वजह से वो उससे माफी मांगता है और आगे से वो उन लोगों के साथ ही रहेगा ऐसा भी कहता है। लेकिन फिनरल अटेंड कर उसकी बेटी और बेटे बान की तरफ जाते हैं जानवर को देखने के लिए, पर जैसे ही जिम घर पहुंचता है तो फ्रॉम विले में जैसे कि हमें पता ही है कि फोन नहीं और भी काफी सारी चीजें नहीं चलती, पर मिस्टीरियसली वहाँ घर में रखा हुआ फोन बजना शुरू हो जाता है, जिसे जिम जैसे ही उठाता है तो उसमें से एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कहता है कि वो थॉमस बात कर रहा है, जो सुनकर जिम काफी ही शौक है, क्योंकि वो नाम उन लोगों ने अपने मरे हुए बेटे का रखा था। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि बॉयड अपनी बेटी की हेल्प से एक मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारियां कर रहा है। वेल गाइस, तो एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जिम को एक स्ट्रेंज फोन कॉल आया था, जो और किसी का नहीं बल्कि उसके बेटे का था, थॉमस, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जैसे ही ये एपिसोड शुरू होता है तो हम देख पाते हैं कि वहीं से ये पिकअप करता है, जहां हम देख पाते हैं कि जिम अपने बेटे थॉमस से बात कर रहा है, जो उसे तबिता को अकेले छोड़ने के लिए अक्यूज कर रहा है। साथ ही वो बच्चों का ठीक तरीके से ध्यान भी नहीं रख रहा, लेकिन हम देख पाते हैं कि जिम उससे बार बार कहता है कि वो उसका बेटा नहीं, और साथ ही वो उसे डैडी ना कहे। यानी कि हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये मॉन्स्टर ज्यादा ही चालाक हो चुके हैं, जो शायद लोगों की बात सुन रहे हैं और उन लोगों को उनके ही ट्रॉमा से और ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, जिससे हम नोटिस कर पाते हैं कि जिम काफी वल्नरेबल हो गया है। साथ ही जैसे ही वो फोन पर शख्स उसे ये कहता है कि उसे ऐसे अकेले रात में जूलिया और ईथन को नहीं छोड़ना चाहिए, जिस वजह से घबराकर वो फोन को ऐसे ही छोड़ सीधा बान की तरफ जाता है और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द घर के अंदर चलने के लिए कहता है। और जब बॉयड उसे नोटिस करता है तो वो उसे ठीक तरीके से जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर निकलता है तो बॉयड से माफी मांगता है और कहता है कि यहाँ काफी सारी चीजें अजीब हो रही है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जब फैमिली डिनर कर रही होती है तो ईथन अपनी मॉम की डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मॉम अब नहीं रही तो उनका फिनरल कौन करेगा, साथ ही उन्हें बरी भी जो उन लोगों को करना चाहिए, वरना उनकी बॉडी ऐसे ही रह जाएगी। जिससे जिम चिढ़ जाता है और अपने बेटे को चिल्ला देता है, जो चीज उसे अपसेट करती है, और वो वहाँ से उठकर चले जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जूलिया पीछे पीछे उसे शांत करने के लिए जाती है, और जैसे ही वो दोनों बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो वो फोन फिर से रिंग करना शुरू करता है। जैसे चढ़कर जिम इस फोन को उठाता तो है, लेकिन वापस जोर से उसे रख देता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बार बार उसे मॉक कर रहे हैं कि वो एक अच्छा फादर नहीं, जो चीज जिम के अब हेड में घूम रही है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि ईथन अपना पूरा कॉन्फिडेंट खो चुका है, जो हम तब देख पाते हैं जब बॉयड भक्ता से डाइनर रूम में बात कर रहा होता है कि यहाँ से वो लोग जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन ईथन के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो उन लोगों को ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। जिसके बाद बात करें बॉयड की, तो हम देख पाते हैं कि उसने टिया चेन की फिनरल के बाद ही एक प्लान बनाया है, वो भी अपने बेटे एलिस को। उसने ये कहा कि उन लोगों को उन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर को पकड़ना है, ताकि वो लोग उसे पकड़कर उसे सारी चीजें कहलवाए, क्योंकि काफी टाइम से वो लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए आए हैं, लेकिन अभी मॉन्स्टर अपना पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, जिस कारण बॉयड काफी वरिड हो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत है, जिस वजह से वो उनमें से एक को पकड़कर उनके प्लान्स के बारे में या फिर उनके बारे में जानना चाहता है। और उस बारे में एलिस अपने फादर का साथ देने को तो तैयार है, लेकिन जैसे ही डोना वहाँ पहुँचती है तो डोना को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो बॉयड को ये सारी चीजें करने से रोक रही है, यही कहते हुए कि इस चक्कर में ऐसा ना हो कि बॉयड
बॉयड खुद के साथ साथ सभी लोगों की जान को खतरे में डाल दे, जिसके लिए वो एलिस को उसका साथ देने से मना करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि बॉयड अभी भी पीछे नहीं हटा है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी किसी न किसी तरीके का प्लान चल रहा है। जो सेम चीज वो फादर खतरे से बात करते हुए हमें समझ आती है, जिसे बॉयड अक्सर हेलुसिनेट करता है और उसे बताता है कि किस तरीके से उन लोगों ने लोगों को खोया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, जिस वजह से वो उन लोगों के लिए एक मेमोरी बोर्ड बना रहा है। लेकिन साथ ही बॉयड का ये मानना है कि फादर खत्री और टिया चेन की मौत के लिए वो कुछ न कुछ कर सकता था, वो भी उन्हें बचाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया, जिस वजह से वो खुद को ब्लेम कर रहा है। पर फिर भी वो इन चीजों से अब पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि जैसे कि सभी लोगों के पास घर के अंदर टेलिस्मैन लगे हुए हैं जिसकी मदद से सारे मॉन्स्टर्स घर में नहीं आते। पर अब बॉयड का ये प्लान है कि वो उन सभी मॉन्स्टर्स को एक बिल्डिंग में लाएगा ताकि उन्हें वहाँ कैद कर वो दरवाजे के बाहर टेलिस्मैन लगा देगा ताकि वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल ही ना पाए, जो डेफिनेटली एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है कि बॉयड की ये थ्योरी वर्क करेगी, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ही है कि वो सभी मॉन्स्टर टेलिस्मैन के करीब नहीं आते, तो शायद ऐसा हो सकता है। पर ये चीजें करना कोई आम बात नहीं, क्योंकि इसमें काफी खतरा इन्वॉल्व है। जो फादर का गोश्त भी उसे बताता है कि शायद ऐसा हो कि वो उन लोगों को कैद करने की कोशिश कर रहा है और उसी दौरान उन मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। पर हम देख पाते हैं कि बॉयड अब पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि वो रैंडेल के पास उससे बात करने के लिए पहुंचा है ताकि वो उसे अपनी जगह को स्विच कर सके। यानी कि रात में रैंडल शेरिफ ऑफिस में अपनी रात गुजारेगा तो वही बॉयड बस में अपनी रात काटने वाला है ताकि वो उन मॉन्स्टर की बिहेवियर को चेक कर पाए। साथ ही हम देख पाते हैं कि फातिमा जो एलिस के बच्चे से प्रेग्नेंट है वो काफी कंफ्यूज रह रही है, क्योंकि पहले तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और यहाँ पहुँचते ही वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे अच्छे खाने नहीं बल्कि सड़े हुए खाने काफी पसंद आ रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि फातिमा जब कॉलोनी हाउस के बाहर फेंके हुए वेजिटेबल्स को खाने के लिए पहुँचती है तो वहाँ उसे एक लेडी जिसका नाम टिली है वो उसे नोटिस करती है, जिससे घबराकर फातिमा अपने रूम में छुप जाती है। लेकिन टिली उसके पास पहुंच उसे कंफर्ट करती है और उसे बताती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ऐसी अजीब अजीब चीजें होती है तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो जानती है कि प्रेगनेंसी के समय ऐसा होता है, जो चीजें उसने खुद भी नोटिस की है। लेकिन फातिमा उसे बताती है कि कैसे वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और अगर इस बारे में किसी को पता चला या फिर वो खुद इस बात से काफी घबरा रही है कि शायद उसका बच्चा नॉर्मल ना हो, जिसके आंसर्स जानने के लिए टिली उसे टैरोट कार्ड दिखाती है जिसमें वो काफी स्किल्ड है। जिससे पहले तो फातिमा डर जाती है और उसे कहती है कि उसे उस पर बिलीव नहीं, लेकिन टिली उसे ये कहती है कि उसने भी स्टार्ट में ऐसा ही सोचा था, पर इस टैरोट कार्ड ने उसे उसके कैंसर के बारे में बताया, साथ ही इस जगह के बारे में भी। तो ऐसा हो सकता है कि वो फातिमा के बच्चे के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दे पाए, जिस वजह से फातिमा अग्री कर जाती है। और जैसे ही वो लोग टैरोट रीडिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक क्रो विंडो पर बैंग करता है और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और दीवार से टकराकर सुसाइड कर लेता है, जो चीज डेफिनेटली यही इंडिकेट कर रही है कि फातिमा का बच्चा एक बैड ओमेन है और इस कारण वो लोग फातिमा के कार्ड को भी नहीं पढ़ पाते। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि टाउन के कुछ लोग क्रॉप्स को जमा करने के लिए फॉरेस्ट गए हुए हैं ताकि वो लोग कुछ और खानों को हार्वेस्ट कर वहाँ से ले आए, जिससे टाउन में रह रहे लोगों को फूड की शॉर्टेज ना हो। जिस वजह से कैनी ने एक टीम असेंबल की है जिसमें जेड, क्रिस्टी भी है और साथ ही कुछ और लोग भी। और जैसे ही वो लोग वहाँ के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि जेड को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। साथ ही लोगों से आर्ग्यू कर वो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है जहाँ उसे ट्री पर एक मैन स्टक नजर आता है जो उसका गला पकड़ लेता है। पर जैसे ही एक शख्स उसे रोकने के लिए और उसे समझाने के लिए पहुंचता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ कोई शख्स मौजूद ही नहीं, जिस वजह से वो काफी कंफ्यूज और डर चुका है और यहाँ से जल्द टाउन वापस जाना चाहता है। और अब जबकि ज्यादा डे लाइट नहीं बची है तो क्रिस्टी और साथ ही कैनी को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए वरना मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर सकते हैं। पर फिर भी जेड उन लोगों की बात नहीं सुनता और सीधा
टाउन की तरफ जाने का शुरू करता है, जो कि गलत साइड है और क्रिस्टी उसे रोकने के लिए पहुंचती है, जिस वजह से उसका पैर एक ट्रैप में अटक जाता है, जिसे निकालने के लिए जेड एक मेटल बार ले आता है, लेकिन उसे जैसे ही ट्रैप से निकाला जाता है तो उसके टूटे हुए पैर को क्रिस्टी उन लोगों को ठीक करने के लिए कहती है, जो वो लोग करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसी दौरान जेड को वो शख्स फिर नजर आता है जो उसके सामने किसी ब्लैक लिक्विड को पी रहा होता है। जिसके बाद क्या वो लोग क्रिस्टी को वहाँ से लेकर सीधा शेल्टर लेने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है और हमें पता नहीं कि आने वाले एपिसोड में इन ग्रुप्स के साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद बड़ी रियल वर्ल्ड की तरह तो हम देख पाते हैं कि तबिता विक्टर के फादर यानी कि हेनरी से काफी बातचीत कर रही है, लेकिन उसे एक ग्लास बॉटल्स की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए वो जैसे ही बाहर पहुंचती है तो हेनरी उसे बताता है कि उसकी वाइफ मिरेंडा ने उन सभी बॉटल्स को बनाया था, लेकिन ये सिर्फ उसकी छोटी सी आर्ट है, जिस आर्ट को उसने ऑल ओवर टाउन में फैलाया हुआ है। और जो वो ट्री उनके घर के बाहर इंस्टॉल हुआ नोटिस कर रही है वो ओरिजिनल नहीं बल्कि डुप्लीकेट है, जिसका ओरिजिनल वर्जन उसने पार्क में बनाया है। जिस वजह से तबिता उस ट्री को देखने जाने की जिद करती है, क्योंकि जिस जगह से वो आई है लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए उसने ग्लास बोतल हैंगिंग वाले ट्री को ही इस्तेमाल किया था। और बात उसे श्योर तब होती है जब हेनरी उसे ये बताता है कि जो ओरिजिनल बोतल ट्री है उसके अंदर एक होल भी है, जिस वजह से तबिता उसे जल्द से जल्द वहाँ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे समहाउ ऐसा लग रहा है कि शायद वो ट्री उसे वापस फ्रॉम विले पहुँचा सकता है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही हेनरी की कार लेकर सीधा उस पार्क के लिए निकलते हैं, लेकिन जाते जाते तबिता अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, क्योंकि उसे हेनरी की कार के अंदर एक चीज मिलती है जिसे देखकर वो काफी मायूस है और काफी कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि वो चीज और कुछ नहीं बल्कि जिम का ब्रेसलेट है जो उसने काफी सालों पहले खो दिया था और उन लोगों को वो मिस्टीरियसली फ्रॉम विले के डाइनर में मिला। और अब हेनरी के पास, जिसके जवाब में हेनरी उसे बताता है कि ये उसे उसकी वाइफ मिरेंडा ने बना कर दिया था, जिस कारण अब तबिता को ऐसा लगने लगता है कि हेनरी उसके साथ किसी तरीके का मजाक कर रहा है, या फिर वो भी उसके साथ कोई गेम खेल रहा है ताकि उसे इन सभी की रियल आंसर्स ना मिल पाए। जिस वजह से वो कार के बाहर जाने की कोशिश करती है और हेनरी उसे रोककर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच उनकी कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और तबिता की आंख एम्बुलेंस में खुलती है, जिसे वो लोग हॉस्पिटल ले ही जा रहे होते हैं। तो उतने में तबिता कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना। साथ ही वो हेनरी के बारे में भी पूछती है, जो हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस रोकने के लिए कहती है तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली गाड़ी रोक देता है और एम्बुलेंस में बैठे लोगों को ये बताता है कि उनके सामने एक ट्री गिरा हुआ है, जो देखकर तबिता काफी घबरा चुकी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो वापस फ्रॉम विले पहुंच गई है। यानी कि आने वाले एपिसोड में हम ऐसा कह सकते हैं कि तबिता अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के पास पहुंची है, तो वही हेनरी काफी सालों बाद अपने बेटे विक्टर से मिलेगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि विक्टर एक सूटकेस को सैरा के घर ले आया है, जिसे वो वहाँ ओपन करने वाला है और सैरा को किसी तरह की स्टोरी भी सुनाने वाला है। वेल गाइस, तो एपिसोड 4 की शुरुआत हमें वहीं से दिखाई जाती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था, यानी कि तबिता और हेनरी को हम एम्बुलेंस में देख पाते हैं, जो एम्बुलेंस जंगलों में आकर रुक चुकी है, जिनके सामने एक काफी बड़ा ट्री पड़ा हुआ है, जिसे ध्यान से देखने के लिए तबिता भी उस एम्बुलेंस से बाहर आती है और उसे उस ट्री के पास काफी सारे क्रूज नजर आते हैं, जो देखकर उसे एग्जैक्टली समझ आ जाता है कि वो लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, जिस वजह से वो पैनिक कर जाती है और उन सभी को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई भी तबिता की बातों को नहीं सुनता। साथ ही जब तबिता की नजर फ्रॉम विले के बांध पर पड़ती है तो वो उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें यही रुकना चाहिए, लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता और सभी लोग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। पर तबिता जब उन लोगों की बात नहीं सुनती तो वो पुलिस ऑफिसर जो एम्बुलेंस में मौजूद थी, जिसका नाम कोस्टा है, जिसे ऐसा ही लग रहा है कि तबिता को यहाँ से भागने के लिए कोई न कोई रीजन चाहिए। लेकिन सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक तब होती है जब उन लोगों की नजर रोड पर पड़ी हुई एक लेडी पर पड़ती है, जिसे देखकर उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो लेडी मुसीबत में है और उस कारण वो लोग एम्बुलेंस को रोक उस लेडी को चेक करने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से तबिता और कंसर्न हो जाती है और घबराने लगती है। साथ ही उन्हें एम्बुलेंस ना रोकने की भी सलाह देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, खास करके एकोस्टा जो ड्राइवर और साथ ही मेल
मेल नर्स को उस लेडी को चेक करने के लिए भेजती है और तबिता को एम्बुलेंस में ही हैंडकफ कर देती है ताकि वो यहाँ से भागकर ना जा पाए। और बात करें हेनरी की, जो लोगों के साथ मौजूद तो है पर फिलहाल बेहोश है, जिस वजह से उसे कोई भी आइडिया नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि जो लेडी रोड पर पड़ी थी वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। और जैसे ही ड्राइवर और नर्स उसे चेक करने के लिए पहुँचते हैं तो वो उन लोगों पर ही हमला कर देती है और उन्हें खत्म कर देती है, जो देख एकोस्टा घबरा चुकी है, जो उन मॉन्स्टर्स को शूट करने की कोशिश करती है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें बुलेट तो लग रही है लेकिन वो मॉन्स्टर मरती नहीं, जिस वजह से वो दौड़ती हुई कॉलोनी हाउस की तरफ पहुंचती है और उसे ये रियलाइज हो चुका है कि इन बुलेट से वो सभी मरने वाले नहीं। साथ ही जब ये एम्बुलेंस फ्रॉम विले की तरफ पहुंची थी तो ईथन और जिम ने उसे अपने घर से ही स्पॉट कर लिया था और वही बॉयड जो रैंडल के साथ बस में था उसकी भी नजर उस एम्बुलेंस पे पड़ी थी, जिस कारण जिम और बॉयड अपने घर और बस को छोड़कर उस एम्बुलेंस को चेक करने के लिए पहुंचे थे। पर जैसे ही जिम ने उस एम्बुलेंस का दरवाजा ओपन किया तो तबिता को देख वो काफी ही शॉक था। साथ ही वो उसके हाथ को हैंडकफ से रिलीज करता है और बॉयड एम्बुलेंस को सीधा कॉलोनी हाउस में आ पहुंचता है, जहां पहुंचते ही जिम और तबिता को ऊपर का फ्लोर दे दिया जाता है ताकि वो लोग बातचीत कर सके। और वही हेनरी जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसे भी उन लोगों ने कॉलोनी हाउस में लाया है, जहां वो फिलहाल रेस्ट कर रहा है। और अब जबकि मैथ्यूज कपल एक हो चुके हैं तो उनके बच्चे अभी भी फिलहाल उनके घर में उनका वेट कर रहे हैं। और वही बात करें ईथन की तो एपिसोड की शुरुआत में ही हम देख पाते हैं कि ईथन को एक कॉल आता है, जो कॉल और किसी का नहीं बल्कि थॉमस का है, जो ईथन को कहता है कि वो उसका भाई है। साथ ही उसने ईथन को ये भी बताया है कि उसकी मॉम डेंजर में है क्योंकि फिलहाल के लिए वो हॉस्पिटल में है और रोड के बीचों बीच जिनकी हेल्प करने के लिए उसे जाना चाहिए। और अब जबकि ईथन अपनी मॉम को लेकर काफी कंसर्न है तो वो ये बात अपने फादर को बताता है, जो चढ़कर पहले तो उस टेलीफोन को उस दीवार से हटाते हैं। और साथ ही जब उन लोगों की नजर एम्बुलेंस पे पड़ती है तो ईथन और काफी कंसर्न हो जाता है। पर फिलहाल उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है, वो भी टेलिस्मैन की प्रोटेक्शन के अंदर। और अब जबकि उनके पेरेंट्स को कॉलोनी हाउस में कुछ कंफर्ट दिया गया है तो वहीं हम जूली और ईथन को देख पाते हैं कि उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स नहीं रहे, जिस कारण उन दोनों को ही अब एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। जिसके साथ साथ ईथन के अकॉर्डिंग जूलिया चेंज हो चुकी है, जो उसके साथ अब पहले जैसी नहीं रहती, जिस वजह से वो उसे समझाती है कि जो चीज उसने एक्सपीरियंस की है उससे वो काफी डर गई है, जिस कारण वो उन चीजों को निकालने की खुद में से काफी कोशिश कर रही है। और ईथन की इन सारी बातों से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फिलहाल कोई बच्चा नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर से इनोसेंस निकल चुकी है, क्योंकि वो एडल्ट की तरह लोगों की फिक्र कर रहा है। जिसके बाद फिर से बढ़ी कॉलोनी हाउस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उस क्रो वाले इंसिडेंट के बाद टिली काफी ही शॉक है, क्योंकि उस ओल्ड लेडी के अकॉर्डिंग ये काफी बैड ओमेन है फातिमा के लिए, जो शायद यही इंडिकेट और उन्हें वार्न कर रहा है कि फातिमा की प्रेगनेंसी इविल है, जो बात वो एल्जिन से भी कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा, क्योंकि जो चीजें जूलिया के साथ हुई थी उन्हीं चीजों से एल्जिन गुजर चुका है। जिसके साथ साथ अब ये क्रो वाला इंसिडेंट, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हर बार उसे एक लेडी नजर आती है जिसने किमोनो पहनी हुई है, जिसे वो अक्सर डर जाया करता था। लेकिन फिलहाल उस लेडी ने अब उससे हेल्प मांगी है, पर वो उससे कुछ पूछे उससे पहले ही वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि एल्जिन को जो स्पिरिट्स दिख रही है वो उन लोगों की या फिर उनसे किसी तरह की हेल्प चाहती है ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए या फिर कोई ना कोई चीज का उन्हें इंडिकेशन दे पाए। और उसी के साथ साथ जैसे कि हमने देखा ही कि कॉलोनी हाउस में रह रहे लोगों की ये शाम बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी है, क्योंकि एकोस्टा जो उन मॉन्स्टर से डर गई थी वो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे शूट कर रही थी। और गन फायर की आवाज सुन कॉलोनी हाउस में रह रही निक्की नाम की एक लेडी जब वो चीजें चेक करने के लिए विंडो की तरफ बढ़ी तो एकोस्टा की एक बुलेट उसे लग गई। और अब जबकि मैरी वहाँ मौजूद थी तो उसने निक्की के अंदर से वो बुलेट तो निकाल ली, लेकिन वो निक्की को बचा नहीं पाई। और एक और मौत देख सभी लोग काफी शॉक हो चुके हैं, साथ ही काफी डर भी गए हैं, खास करके डोना और बॉयड, क्योंकि हम देख
पाते हैं कि बॉयड इन सारी चीजों का इल्जाम एकोस्टा पर लगा रहा है, जो ऑलरेडी इन सारी चीजों से काफी घबराई हुई है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि जब निकी के कॉप को यानी कि निकी की डेड बॉडी को कॉलोनी के ऊपर वाले फ्लोर पर रखा जाता है तो फातिमा एलिस से कहकर उसे मिलने के लिए पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि फातिमा उस डेड बॉडी के साथ बिल्कुल ही अकेली है। और जैसा कि हमें पता ही है कि उस प्रेगनेंसी में उसे ऐसी ऐसी चीजें खाने का मन कर रहा है जो ईटेबल्स नहीं। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम फिर से देख पाते हैं जब फातिमा की नजर निकी के गन शॉट वुंड पर पड़ती है, जिसमें वो फिंगर डाल खुद के हाथों में ब्लड नोटिस करती है और उसे टेस्ट भी करती है, जो इस बात का इंडिकेशन हमें क्लियरली दे रहा है कि फातिमा का जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। पर इससे ज्यादा इस एपिसोड में हमें कुछ दिखाया नहीं गया, या फिर हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में फातिमा जो सिर्फ ब्लड को लिक कर रही थी वो उस डेड बॉडी को धीरे धीरे खाना भी शुरू कर देगी। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विक्टर सारा के घर पहुंचा था एक सूटकेस लेकर और उसे एक स्टोरी सुनाने के लिए, तो हम देख पाते हैं कि वो बेसमेंट में एक फोर्ट बनाता है और सारा को बताता है कि वो उसके साथ ये सारी बातें शेयर क्यों करना चाहता है, क्योंकि टाउन में वो एक ऐसी लौती लड़की है जिससे उसे डर लगता है। जिसके साथ साथ वो उसे बताता है कि अक्सर उसकी बहन और वो इस घर में खेला करते थे, लेकिन उसे एक स्पेसिफिक नाइट याद आती है जब उसकी मॉम ने उन लोगों को अकेले छोड़ टावर की तरफ जाने का डिसीजन लिया। पर जाने से पहले उसने अपने बच्चों को क्लोजेट में ही छुपकर रहने के लिए कहा, तो उसकी बहन ने उसकी मॉम की बात नहीं सुनी, जिस वजह से दूसरी सुबह जब विक्टर उस क्लोजेट से बाहर आया तो उसने सभी टाउन वालों को मरा हुआ पाया। लेकिन उसे एक शख्स नजर आया जो वही बॉय था जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जिसने उसे ये एडवाइस किया कि वो उन डेड बॉडीज को बरीड तो नहीं कर सकता लेकिन उनके कुछ सामानों को कलेक्ट कर सकता है ताकि वो उन्हें याद कर सके। और उस सूटकेस में उन्हीं लोगों के सामान रखे हुए हैं, जिसे जब विक्टर खोल सभी लोगों के बारे में बता रहा होता है तो उसे क्रिस्टोफर नाम का एक शख्स याद आता है जो अक्सर उन्हें हंसाया करता था, लेकिन जब से उसे चीजें दिखनी शुरू हो गई तब से क्रिस्टोफर ने उन लोगों से ढंग से बात नहीं की। पर जब विक्टर क्रिस्टोफर को चेक करने के लिए उसके घर की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी डॉल जेस्पर उससे बात कर रही थी। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जेस्पर को ढूंढने से शायद फ्रॉम विले की कोई ना कोई मिस्ट्री को वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में हमने देखा कि रैंडल जिसे बॉयड ने शेरिफ ऑफिस दिया था ताकि वो अपनी रात गुजार सके, लेकिन उसने उसे रिफ्यूज कर दिया और बस में ही रहने का डिसीजन बनाया ताकि वो बॉयड की हेल्प कर सके और यहाँ से जल्द रियल वर्ल्ड में पहुँच सके। पर चीजें उसे स्ट्रेंज तब लगी जब उसने नोटिस किया कि वो मॉन्स्टर नॉर्मली उसके बस के करीब आते थे लेकिन अब वो लोग नहीं आ रहे। पर जैसे ही उन लोगों की नजर एम्बुलेंस पर पड़ी तो उन्हें समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर इस कारण बाहर नहीं आ रहे थे। और जैसा कि हमने देखा ही कि बॉयड उस सिचुएशन से मैथ्यूज कपल को ले गया, साथ ही रैंडल उन लोगों की सिचुएशन में हेल्प करने के लिए पहुंचा था। पर अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाया क्योंकि उसे हम नोटिस कर पा रहे थे कि पूरे एपिसोड में कुछ अजीब से कीड़े उसे परेशान कर रहे थे, जो लास्ट मोमेंट पर हुआ भी और उस कारण वो जमीन पर गिर गया, जिसके आसपास सभी मॉन्स्टर खड़े थे। जो नजारा बॉयड ने अपनी आंखों से देखा और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने बॉयड के हाथ में एम्बुलेंस की चाबी थमाई, यही कहते हुए कि वो सभी लोगों को नहीं बचा सकता, जिस कारण ना चाहते हुए बॉयड कॉलोनी हाउस आ पहुंचा, जहां उसे इस बात का अफसोस था कि उसने मैथ्यू कपल के लिए रैंडल को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन यही रैंडल की बातें खत्म नहीं होती, बल्कि हम देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जो मरा नहीं, फिलहाल अभी भी जिंदा है, जो शायद यही इंडिकेट कर रहा है कि वो मॉन्स्टर फिर से बॉयड को और वहाँ रह रहे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो लोग इंसानों की जान लेते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रैंडल उन मॉन्स्टर में ही बदल जाए। सो गाइस, बढ़ते हैं 5th एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें 4th एपिसोड से ही दिखाई जाती है, जहां हमने देखा था कि उन मॉन्स्टर्स ने शेरिफ को यानी कि बॉयड को चॉइस दी थी कि वो तबिता को बचा ले या फिर रैंडल को, जिस कारण ना चाहते हुए भी बॉयड को एक चॉइस करनी पड़ी जो कि तबिता थी, क्योंकि उसके पास जैसे कि हमें पता है कि काफी सारी चीजों के आंसर्स हैं। और ना चाहते हुए बॉयड ने उनसे एम्बुलेंस की लेकर तबिता को वहाँ से लेकर वो
निकल गया और रैंडल को उस की के बदले उसने सेक्रीफाइस कर दिया। और अब जबकि उसने उन मॉन्स्टर के हाथों रैंडल को छोड़ दिया था तो उस पर वो मॉन्स्टर टूट पड़ते हैं। साथ ही उसे काफी इंजर्ड कर कॉलोनी हाउस के बाहर एम्बुलेंस पर छोड़ जाते हैं, जिसकी शुरुआत ही हमें 5th एपिसोड में दिखाई गई है, जहां हम देख पाते हैं कि रैंडल की हालत काफी खराब है, जिस कारण वो लोग उसे कॉलोनी हाउस में ले आते हैं ताकि उसकी इंजरीज को ठीक कर सके और वो शख्स अभी भी जिंदा है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैरी उसके ओपन वुंड्स पर स्टिचेस लगाती है ताकि वो ठीक रह सके, लेकिन हम देख पाते हैं कि उतनी ही देर में रैंडल को होश आ जाता है, जो बॉयड को ब्लेम कर रहा है और उसे बताता है यानी कि सभी लोगों को कि उसे बॉयड ने अकेला छोड़ दिया। साथ ही जैसे कि हमें पता है कि रैंडल अक्सर ही लोगों पर चिढ़ा हुआ होता है, जो हमने ऑलमोस्ट 2nd सीजन में नोटिस किया है। और अब जबकि उसने बॉयड पर भरोसा किया था तो उसी ने उसे बिट्रे किया है, जिस कारण वो उसे पंच भी करता है, वो भी इतना हेवीली इंजर्ड होने के बाद भी। पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है और रैंडल को यहाँ से यानी कि कॉलोनी हाउस से क्लिनिक ले जाया जाता है। और जब धीरे धीरे रैंडल को होश आने लगता है तो मैरी बॉयड को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो सिचुएशन और वर्स कर सकता है। और ना चाहते हुए भी बॉयड वहाँ से निकल जाता है। और अब बात करें कैनी, क्रिस्टी और जेड की, जो गए थे फॉरेस्ट में रिसोर्सेस यानी कि खाने की चीजों को जमा करने के लिए। पर जैसे कि हमने देखा ही कि उस बीच क्रिस्टी का पैर बियर ट्रैप में फंस गया, जिस कारण उन लोगों ने क्रिस्टी को यहाँ लाया और सभी हार्वेस्ट किए हुए क्रॉप्स को वही छोड़ दिए। पर कैनी ने कहा है कि वो कुछ लोगों को जमा कर उन सभी खानों को यहाँ ले आएगा। साथ ही कैनी बॉयड को ये भी बताता है कि उसने उस कैबिन में लगभग 2 रातें काटी है, जिससे उसे ऐसा लग रहा है कि जो टाउन में वो अजीब से मॉन्स्टर्स घूमते हैं, उससे भी कुछ अजीब चीजें जंगलों के अंदर है, जिनकी आवाजें वो अक्सर कैबिन के बाहर रातों को सुन सकता है। क्योंकि उस कैबिन की जगह को देख ऐसा ही लगता है कि पास में रखे गए स्टैचूज किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं, पर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं। पर फिर भी वो बॉयड को सतर्क रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा है कि इन मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ और भी चीजें उनका वेट कर रही है। और अब जबकि उन लोगों ने क्रिस्टी को वापस ले आए हैं तो उसे मैरी के साथ कुछ समय मिलता है और साथ ही मैरी उसे कल रात की सारी बातें बताती है, जो सुनकर क्रिस्टी उसे यही कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि निकी की मौत मैरी के कारण हुई है, जिसे वो प्रॉपरली क्योर नहीं कर पाई। पर अब फिलहाल वो रैंडल का ध्यान रख रही है, जिसने वहाँ से बॉयड को जाने के लिए कहा है। साथ ही इस टाउन में सभी लोग टाउन मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि तबिता के वापस फ्रॉम विले लौटने के कारण सभी लोग काफी शौक है, जिन सभी को किसी न किसी चीज का जवाब चाहिए। और जब तबिता उन सभी लोगों को उसकी सारी जर्नी के बारे में बताती है तो सभी लोग उसकी ये बात सुनकर काफी चिढ़ जाते हैं, मानो जैसे तबिता बाहर तो गई थी पर उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाली उन सभी को यहाँ से निकालने के लिए, जिस कारण वो सभी लोग न सिर्फ तबिता पर चिढ़ते हैं बल्कि बॉयड पर भी। और साथ ही उन्हें उस बॉटल ट्री पर जाना है ताकि वो लोग यहाँ से सीधा अपने घर लौट सके। जिसके साथ साथ डील और फातिमा तबिता से ये जवाब मांगते हैं कि उसने पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं बताया, जो डेफिनेटली तबिता के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। जो सेम चीज विक्टर के फादर ने भी की थी, पर उसकी सिचुएशन अलग थी, जिस वजह से उसने तबिता पर बिलीव किया, वो भी उसके वाइफ और बेटे के चलते। पर वहाँ टाउन में रह रहे लोग इन सभी चीजों को नॉर्मली ले रहे हैं और उन्हें लगता है कि बाहर जाकर इन सारी चीजों को ऐसे ही बताकर वो सभी इस सिचुएशन से निकल सकते थे। और हेनरी के कहने पर भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते, साथ ही एकोस्टा पर भी चिड़े हुए हैं कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है। लेकिन बॉयड उन लोगों को समझाता है कि वो उसकी गलती नहीं थी, पर सिचुएशन वहाँ की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से तबिता और जिम वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे सभी लोग तबिता पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। साथ ही जब रात के वक्त वो कॉलोनी हाउस में थी, वहाँ से जब वो रिटर्न आई तो उसने अपने बच्चों को सारी सिचुएशन बताई। अब वही बात करे जेड की, तो वो इस बात से काफी क्यूरियस था कि तबिता वापस कैसे पहुँची, जिस वजह से वो सीधा तबिता के घर गया उससे बात करने के लिए, ताकि वो सभी वहाँ से उस ट्री को ढूंढने के लिए निकले और लाइट हाउस को भी। साथ ही जेड के अकॉर्डिंग ये वही लाइट हाउस है जिसे
से मिरांडा ढूंढ रही थी, यानी कि विक्टर की मदर, जो शायद तबिता के अकॉर्डिंगली वही होगा। पर उस समय तबिता उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी। और अब जबकि सभी लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर उस पर इल्जाम लगाए हैं, तो तबिता जेड के साथ वापस उस ट्री के पास जाने का डिसाइड करती है ताकि वो वापस से उस लाइट हाउस तक पहुंच सके और सभी लोगों के अनचाहे सवालों का वो जवाब दे सके। पर जिम इस बात के लिए अग्री नहीं करता, पर फिर भी तबिता उसे समझाने में कामयाब होती है और ईथन को घर पर रहने के लिए अग्री करवाने में भी, जिसके बाद वो सीधा यहाँ से जेड के साथ उसी ट्री के पास पहुँचती है जहाँ जेड उसे बताता है कि उसने उन बच्चों को देखा है जिसे अक्सर तबिता देखा करती है, वो भी अंडरग्राउंड टनल्स में, जहाँ उसे अजीब से सिंबल भी नजर आए थे। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो सभी बच्चे एक अजीब सा वर्ड बार बार दोहरा रहे थे जो अनकोई था। और अब जबकि वो लोग ट्री के पास पहुंचे हैं तो उन लोगों को उस ट्री पर लटकी हुई बोतल से कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद डेट हो सकती है या फिर उनसे उन्हें किसी न किसी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिस वजह से ही वो लोग उस ट्री में बने हुए होल के अंदर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अब सारी चीजों का जवाब चाहिए। पर वहाँ डीएलआ पहुँचता है और ट्री को देख उसके अंदर जाने का डिसीजन बना लेता है, जिसे रोकने की भी कोशिश वो लोग करते तो हैं, पर डील उन लोगों की बातों को सुनता नहीं और उस ट्री के अंदर चला जाता है। और अब बात करें विक्टर उसके फादर की, तो हम देख पाते हैं कि डोना को हेनरी की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, जिस वजह से वो उससे बातचीत करने का डिसीजन बनाती है और उसे कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि काफी सालों बाद वो अपने बेटे से मिलने वाला है, जो चीज हर किसी के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि हेनरी घबरा रहा है कि विक्टर उसके बारे में क्या सोचता होगा, क्योंकि उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। पर वही बात करे विक्टर की, तो उसे जैसे ही डोना उसके फादर के बारे में बताती है तो वो उनसे मिलने के लिए डिसएग्री कर वहाँ से निकल जाता है और हमें उसका रीजन पता चलता है, जो वो सारा को बताता है कि उसके फादर उस छोटे बच्चे को ढूंढ रहे हैं, ना कि विक्टर को। पर सारा उसे समझाती है कि जिस तरह वो भी पैनिक हो रहा है, वैसे ही उसके फादर भी इन सिचुएशन को लेकर पैनिक हो रहे होंगे, तो इट्स बेटर कि विक्टर को उसके फादर से मिलना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि ईथन जब विक्टर के फादर को देखता है तो उन्हें अपने साथ बांध चलने के लिए कहता है और रास्ते में वो उन्हें विक्टर की काफी सारी बातें बताता है। पर उन लोगों का एनकाउंटर विक्टर और सारा से हो जाता है, जिस वजह से हेनरी और विक्टर रियूनाइट होते हैं, जहां विक्टर अपने फादर को यही बता रहा है कि उसे घर लौटने का रास्ता नहीं मिला। साथ ही हम ऐसा मानकर भी चल सकते हैं कि विक्टर और हेनरी फ्रॉम विलेज से निकलने में सभी लोगों की किसी न किसी तरीके की हेल्प कर सकते हैं, जो शायद हमें आगे देखने मिले। और वही बात करें डेल की, तो हम देख पाते हैं कि उसने उस ट्री में जाने का डिसीजन बना लिया था, क्योंकि उसे एनी हाउ अपने घर लौटना है और लोगों की मदद करनी है। और अब जबकि वो उस ट्री के उस होल में चला गया था, तो हम देख पाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में तो नहीं पहुंचता, लेकिन फ्रॉम विले के ही स्विमिंग पूल में आ पहुंचता है, वो भी सॉलिड सीमेंट में स्टक, जिसे देखकर सभी लोग काफी घबरा चुके हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, जिस कारण डील की मौत हो जाती है। और बॉयड सभी लोगों को समझाता है कि वो यहाँ सभी लोगों को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। और वही बात करें फातिमा की, तो हम देख पाते हैं कि वो भी घर जाने के लिए काफी क्यूरियस है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका बच्चा एबनॉर्मल है या फिर मॉन्स्टरस, जिन चीजों को अब वो खुद तक नहीं रख पाती और एलिस को उसके बारे में बताने का डिसीजन ले लेती है। जो वो करती भी है, उसे उस सड़े हुए सब्जियों को दिखाकर, जो खाना उसे काफी पसंद आ रहा है। तो बड़े एपिसोड 6 की तरह, जिसकी शुरुआत हमें जिम और तबिता से दिखाई जाती है, जहाँ रात में तबिता को सोने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो भी कल उसके साथ हुआ, यानी कि जो सभी लोगों ने उसे कहा, उस वजह से वो खुद पर डाउट करना शुरू कर चुकी है, मानो जैसे कि उसके पास एक मौका था रियल वर्ल्ड में जाकर उन लोगों की हेल्प करने का, जिसे भी उसने गवा दिया। जो चीज वो जिम को बता रही होती है, तो जिम उसे कंफर्ट करता है, यही कहते हुए कि ये उसकी गलती नहीं, बल्कि उसे उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए और खुद की फीलिंग्स को, उनकी बातों से हार्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि तबिता उन बातों से खुश नहीं होती, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि जिम भी
यही सारी चीजें उससे कहना चाहता है, लेकिन जिम का एक्चुअल मीनिंग उसे कंफर्ट देना है और उसे शांत करना। पर तबिता के बार बार कहने पर हम देख पाते हैं कि जिम उसे कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि जब वो नहीं थी तो बच्चों का ध्यान उससे रखा। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में वो सारी चीजें खुद से करना चाहती है, जिस वजह से वो जिम क्या किसी को भी उसकी लाइफ में एंटर करने नहीं दे रही। पर जिम ये चाहता है कि वो दोनों मिलकर उनकी फैमिली की इस प्रॉब्लम को खत्म करे। साथ ही फॉरेस्ट में भी जब वो अकेली गई थी तो जिम ये चाहता था कि वो भी उसके साथ जाए, पर तबिता ने वहाँ भी उसे उसके साथ ले जाने से मना कर दिया। जिसके साथ साथ जिम का ये भी मानना है कि अपने बेटे की मौत के बाद, यानी कि थॉमस की मौत के बाद से ही वो ऐसी हो चुकी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि तबिता उनकी पास्ट की सिचुएशंस को निकालते हुए से बताती है कि जिम उस समय नहीं था जब बच्चों को उसकी एक्चुअल जरूरत थी, और जिस वक्त की तबिता बात कर रही है उस वक्त जिम अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर भी ध्यान दे रहा था और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी फैमिली को इमोशनली अबैंडन कर दिया। और उस वक्त तबिता थॉमस की मौत से जूझ रही थी, साथ ही जूलिया और ईथन को भी संभाल रही थी, जिस कारण ही उसने डिवोर्स की डिमांड की। और उन दोनों की लड़ाई इतनी एस्केलेट हो जाती है कि उनकी आवाज काफी ऊंची हो जाती है, पर उन दोनों की आवाज इंटरप्ट हो जाती है वो भी तब जब उन लोगों को पास ही के फॉरेस्ट से मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिस कारण वो दोनों शांत हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि दूसरी सुबह जिम कैबिन की तरफ चला जाता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके फूड को गैदर करने के लिए। और जब जूलिया उसके फादर के बारे में पूछती है तो वो वही बताती है कि वो बाहर गए हुए हैं। साथ ही ये भी कि कल रात जब वो लोग लड़ रहे थे तो वो आवाज बच्चों के कमरे तक आ रही थी, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है। और हम देख भी पाते हैं कि वो ईथन को लेकर जेल के पास जाती है, जहां वो बॉटल की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बात करें जूलिया की तो वो नॉर्मल टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि आसपास घूमती रहती है और स्मोक करती रहती है। अब वही बात करी फातिमा की तो हम देख पाते हैं कि उसने 5th एपिसोड में एलिस को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि किस तरीके से उसे अजीब अजीब चीजें खाने का मन हो रहा है, साथ ही ह्यूमन ब्लड भी, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक टेंशन गैदर हो गया है और वो दोनों ये चाहते हैं कि इन चीजों से जल्द निकलें। पर एलिस की सिचुएशन अलग है, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि बच्चा ठीक है या नहीं, जिस कारण वो उसे क्रिस्टी के पास ले जाने का डिसीजन करता है। लेकिन फातिमा को नहीं जाना, बल्कि उसे इस सिचुएशन से अकेले डील करना है और कहीं दूर चले जाना है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि बॉयड को क्रिस्टी से ये पता चला है कि जो एम्बुलेंस कल रात फ्रॉम विली टाउन में पहुंची थी उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसे वो लोग फातिमा को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका बेबी कैसे ग्रो कर रहा है। जिस कारण बॉयड सीधा कॉलोनी हाउस जा पहुंचता है ताकि वो ये एक्साइटेड न्यूज अपने बेटे और अपनी डॉटर इन लॉ को बता सके, ताकि वो दोनों मिलकर अपने बच्चे को देख सके। पर जैसे ही वो उन दोनों के पास पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं, और हम देख पाते हैं कि एलिस उसे रूम के अंदर लेता है और फातिमा की सारी चीजें उन्हें बताता है, क्योंकि डेफिनेटली फातिमा की हालत ठीक नहीं और उन्हें किसी न किसी की हेल्प लेनी होगी, जिस वजह से उसने अपने फादर को ट्रस्ट करते हुए ये सारी सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन की है। और हम देख पाते हैं कि बॉयड भी उन्हें ये सजेस्ट करता है कि उन लोगों को एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए और ये चेक कर लेना चाहिए कि फातिमा का जो बेबी है वो ठीक है या नहीं, जिस फैक्ट से फातिमा ऑलरेडी डरी हुई है और वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहती। पर फिर भी एलिस के समझाने पर वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाने को रेडी हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो फ्रॉम विली के क्लिनिक आ पहुंचती है, जहां क्रिस्टी और मैरी अल्ट्रासाउंड की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, पर जैसे ही टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है तो काफी अजीब चीजें होती हैं, जो देख क्रिस्टी थोड़ी हैरान है और साथ ही मैरी भी, क्योंकि फातिमा के बॉडी में उन लोगों को बेबी नजर ही नहीं आ रहा। जो सिचुएशन काफी स्ट्रेंज है और जो फातिमा के साथ हो रहा है उससे उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि फातिमा के बॉडी में अगर बेबी है ही नहीं तो उसे सिम्टम्स प्रेगनेंसी जैसे क्यों हो रहे हैं, जो चीज यही दर्शाता है कि शायद फातिमा या फिर फातिमा के बच्चे के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने वाली हैं। जो चीजें हमें तब भी समझ आती है जब हम देख पाते हैं कि एलजिन जो जूली के साथ बेसमेंट में गया था तो उन लोगों को एक कैमरा मिला था, वो भी गुड कंडीशन में, जिससे उसने फातिमा की एक फोटो ली थी। और जब वो कॉलोनी हाउस में उसे लगा रहा होता है तो उसे फातिमा की फोटो के साथ साथ गोस्ट यानी कि उस ओल्ड वुमेन की भी फोटो
नजर आती है और तुरंत ही वो गोस्ट लेडी उसे ये कहती है कि वो सभी लोगों की हेल्प करना चाहती है और यहाँ से उन लोगों को घर पहुँचाने में भी वो किसी न किसी तरीके की उन लोगों की हेल्प कर सकती है, जो शायद सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल इस एपिसोड में नहीं दी गई। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। जिसके बाद बात करें विक्टर की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत उसके फादर से होती है, वो भी उसके रूम में, जिन्हें वो अपने साथ वॉक के लिए ले जाने के लिए अग्री कर चुका है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि विक्टर उन केव्स में जाने वाला है जहाँ वो मॉन्स्टर्स रहते हैं, ताकि वो वहाँ से जेस्पर को यानी कि ह्यूमन लाइक पपेट जेस्पर को वहाँ से ले आए। और हम देख भी पाते हैं कि उसके फादर इस सिचुएशन से काफी डरे हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग ये मिशन काफी डेंजरस है, पर विक्टर उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, साथ ही वापस जाने के लिए भी। लेकिन हेनरी नहीं सुनते और विक्टर के साथ जाने का डिसीजन बना लेते हैं और जैसे ही वो दोनों फॉरेस्ट की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और सीधा उसी टनल के पास आ पहुँचते हैं, जहाँ काफी अंदर जाने पर उन लोगों को वो जेस्पर डॉल तो मिल जाती है, लेकिन साथ ही हेनरी की नजर उसकी मॉम के स्कार्फ पर पड़ती है, यानी कि विक्टर की मॉम के स्कार्फ पर, जो यहाँ क्या कर रहा है उसका उसे कोई भी आइडिया नहीं। पर उस घबराहट के कारण हेनरी पैनिक हो जाता है और उस वजह से वहाँ मौजूदा मॉन्स्टर्स जग जाते हैं, जो विक्टर को कहते हैं कि वो लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। पर फिर भी विक्टर और हेनरी वक्त रहते वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं और उसका फादर इस बात से कंफ्यूज है कि मिरांडा के कपड़े वहाँ क्या कर रहे थे, जिसके जवाब में विक्टर उन्हें कहता है कि उन मॉन्स्टर्स को चीजें जमा करने की आदत है। साथ ही बात करें जेड की, तो हम देख पाते हैं कि उसने कुछ चीजें बॉयड को बताई थी और साथ ही उस ट्री के बारे में भी, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि जंगल में सिर्फ एक ही बॉटल ट्री नहीं है, बल्कि एक और है, जिसे ढूंढते हुए जेड पहुंचता है और उसके अंदर से भी उसे लेटर्स मिलते हैं और उसे लाकर वो चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ तबिता और ईथन भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तबिता उसे बताती है कि उसने फिर से उन बच्चों को देखा, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी, लेकिन जेड उसे समझाता है कि वो बच्चे उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पर उसी के साथ साथ तबिता की नजर जेड की डायरी पे पड़ती है, तो उसमें उसे एक ड्राइंग नजर आती है, यानी कि एक अजीब सा फिगर जो उस वुड्स में मौजूद है, वो भी हट के पास, जिस वजह से तबिता काफी शॉक है क्योंकि वो स्केच को रिकॉग्नाइज करती है और उसे ये भी कहती है कि ऐसे ही एक स्टैचू को उसने अपने नाइटमेयर्स में देखा था, वो भी तब जब वो छोटी थी, यानी कि उसे बचपन में बार बार एक ही नाइटमेयर अक्सर डराया करता था, वो भी बड़े बड़े रेड स्टोन्स के साथ। यानी कि तबिता अकेली नहीं जिसे इन चीजों के बारे में पता था और उसे बचपन से ही इसका हिंट दिया जा रहा था, बल्कि मिरांडा भी इन सारी चीजों के बारे में जानती थी। यानी कि अगर तबिता का नाइटमेयर बचपन वाला सच है, तो ऐसी काफी सारी चीजें उसे और भी याद करनी होगी, जो शायद उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सके यहाँ से निकलने में। और वही बात करें रैंडल की, तो हम देख पाते हैं कि रैंडल अब थोड़ा ठीक है और साथ ही उसे होश भी आ गया है, जिस वजह से उसे मैरी ने ये सजेस्ट किया है कि वो उन लोगों के साथ क्लिनिक में रह सकता है। बड़े विक्टर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो एपिसोड 6 में एक पर्सनल मिशन पर गया था, वो भी अंडरग्राउंड टनल्स में, जहाँ से उसने एक पपेट डॉल जेस्पर को लाया है ताकि वो उसे कुछ सवाल पूछ सके, क्योंकि बचपन के इंसिडेंट में उसने देखा था कि क्रिस्टोफर अपने जेस्पर यानी कि इसकी पपेट डॉल से बातचीत किया करता था, जिसके बाद ही ये सभी मॉन्स्टर वाली चीजें शुरू हो चुकी थी। और उस कारण ही विक्टर का ये मानना है कि कहीं न कहीं इस डॉल का कनेक्शन उन मॉन्स्टर के साथ है और उसी कारण से वो जेस्पर को अपने साथ ले आया है। हम देख भी पाते हैं कि वो ऑलमोस्ट पूरी रात उस डॉल के साथ बिताता है, मानो जैसे वो उससे बात करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं और उस डॉल ने उसे कोई भी आंसर्स नहीं दिए। जो सेम चीज हेनरी भी उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर काफी वरिड है और लगभग कल रात से वो बिना कुछ खाए डॉल से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और उस कारण हेनरी भी परेशान हो चुका है और उस वजह से वो डोना को ये कहता है कि काश तबिता ने उसे नहीं ढूंढा होता और वो इस सिचुएशन में नहीं आ पहुँचता, क्योंकि ये जो चीजें चल रही है उसे संभालने के लिए वो काफी ही कंफ्यूज है। साथ ही विक्टर को वो किस तरीके से समझाए उसे ये चीजें समझ नहीं आ रही, पर फिलहाल अब हेनरी के पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि वो फ्रॉम विले में अटक चुका है। और वही बात करे विक्टर की, वो अपने इस एफर्ट को कंटिन्यू करता है और ये भी जानता है कि शायद जेस्पर अकेले में उसे कोई न कोई चीज रिवील कर सकता है, जिस वजह से वो उस डॉल के लेकर सैरा के घर जाता है ताकि वो उसके बेसमेंट में बैठ जेस्पर से बातचीत कर सके। पर फिलहाल हमें इस एपिसोड में कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि हमें पता नहीं कि जेस्पर इविल है या
या फिर अच्छा, जो चीज हमें शायद आने वाले एपिसोड में दिखाई जरूर जाएगी। वही बात करें उस पुलिस ऑफिसर की जो इस फ्रॉम विले में आ पहुंची है, वो भी तबिता और हेनरी के साथ, जिसने आते ही एक्सीडेंटली उन मॉन्स्टर से बचने के चक्कर में एक लेडी को शूट कर लिया था, जिस वजह से ही शेरिफ यानी कि बॉयड ने उसकी गन उससे ले ली। पर अकोस्टा जो अब काफी दिन यहाँ बिता चुकी है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर कोई आया हुआ इंसान सवाल ढूंढने लगता है और उन्हें उनके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। और उस वजह से ही वो कैनी से बातचीत करती है, जो उसे काम करने की कोशिश करता है, यही समझाते हुए कि वो भी काफी सारे सवालों के साथ कुछ समय पहले ऐसे ही उसकी जगह बैठा था। पर अकोस्टा उससे यही कहती है कि उसे उसका कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, बल्कि उसे आंसर्स चाहिए। पर फिलहाल कैनी उसे कोई आंसर नहीं दे पाता और सिर्फ उसे शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो सिचुएशन को कामली हैंडल करे। पर अकोस्टा रिफ्यूज कर देती है और यहाँ से सीधा बॉयड के स्टेशन आ पहुँचती है, जहाँ वो अपनी गन लेने पहुँची है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बॉयड उसे गन नहीं देता, ये कहते हुए कि उसे अपना माइंड शांत रखना होगा, तब तक वो उसे गन वापस नहीं करेगा। पर अकोस्टा उसे पुलिस आईडी दिखाती है और उसे कहती है कि उसे उसकी परमिशन की जरूरत नहीं। साथ ही वो बॉयड को ये तक कहती है कि यह जो सिचुएशन चल रही है, बॉयड उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि टाउन में ऑलरेडी काफी लोगों की मौत हो चुकी है। और बॉयड उसे जवाब नहीं देता, बल्कि उसे गन तो देता है, वो भी उसमें से सारी बुलेट्स निकालते हुए। साथ ही उसे ये भी कहते हुए कि वो बुलेट उसे तब देगा जब अकोस्टा उस बुलेट के लिए वर्दी खुद को साबित करेगी। पर हमें लगता नहीं कि अकोस्टा ऐसा कुछ करने वाली है, बल्कि कैनी के समझाने के बावजूद भी वो ऐसी सारी हरकतें कर रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में अकोस्टा खुद को ही कुछ कर ले। और अब बात करें एल्जीन की, तो हम देख पाते हैं कि जो ओल्ड कैमरा उसे कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में मिला था, वो अचानक से एक फोटो क्लिक करता है जब वो उस कैमरा को एक चेयर पर रखता है और फोटो देखने पर उसमें उसे एक डोर नजर आता है जो कि अंडरग्राउंड शेड का है और वो इस टाउन में ही है, जिस वजह से एल्जिन उस फोटो को कैरी करते हुए उस लोकेशन पर आ पहुंचता है जहाँ शेड पूरी तरह एम्प्टी होता है। और जैसे ही एल्जिन वहाँ से जाने का डिसीजन लेता है तो वुड्स में कुछ नॉक होते हैं जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्जिन को किसी के वहाँ प्रेजेंस होने का एहसास हो रहा है या फिर कोई उसे इन्फॉर्म कर रहा है कि वहाँ कोई मौजूद है। और तभी एल्जिन को रियलाइज होता है कि वहाँ क्लोजेट के पीछे एक डोर है, जिसे धक्का देते ही उसे एक ओल्ड बेड नजर आता है और ये साइन भी कि यहाँ काफी टाइम पहले कोई रहा करता था। और साथ ही उसे वहाँ एक डेड बॉडी भी मिलती है और वही गोस्टली फिगर वुमेन भी, जो शायद मॉन्स्टर है या फिर पता नहीं कौन। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि शायद जो शख्स उस शेड में पड़ा है, यानी कि जो डेड बॉडी उस शेड में पड़ी है, वो उस किमोनो वुमेन का कोई दोस्त हो सकता है। और कहीं न कहीं तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लेडी उसकी हेल्प करे इन सभी मिस्ट्री को सॉल्व करने में। तो अब बढ़ते हैं तबिता की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो उसी लोकेशन पर आ पहुंची है, वो भी ईथन और जेड के साथ, जिन्हें देखकर जिम हैरान है और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन तबिता उसे कन्विंस करती है उसकी सारी बातें बताते हुए कि किस तरीके से उसने इन सारी चीजों को अपने चाइल्डहुड में देखा था, जिस कारण वो उस जगह का सर्वे करने लगती है। और हम देख पाते हैं कि जेड उन्हें ये कहता है कि शायद मिरांडा की ही तरह तबिता भी चोजन है, क्योंकि उन लोगों का फ्रॉम विले आना एक डेस्टिनी था, जो वो लोग नहीं चाहते तो भी ये जगह उन लोगों को उनकी तरफ खींच ले आती। साथ ही तबिता इस बात की भी कंफर्मेशन देती है कि वो अक्सर बचपन में एक लार्ज मॉन्स्टर्स फिगर से डरकर रुक जाया करती थी। पर फिलहाल उन लोगों के पास कोई आंसर्स नहीं, जिस वजह से जेड, ईथन, जिम और तबिता अपनी रात बिताने के लिए वही पास में हट में चले जाते हैं, जहाँ शायद आने वाले एपिसोड में उन लोगों का एनकाउंटर मॉन्स्टर से हो सकता है। वही बात करें जूलिया की, तो हम देख पाते हैं कि उसके घर वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया है, तो वो क्लिनिक में अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात रैंडल से होती है और वो दोनों अब एक न्यू बडी बन चुके हैं, जहाँ रैंडल जूली को ड्राइव करना सिखाता है। और हम देख पाते हैं कि वो लोग कॉलोनी हाउस की वैन की मदद से ड्राइव सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर रैंडल को वही इंसेक्ट्स नजर आने लगते हैं, जिससे डरकर वो गाड़ी रोक देता है, जो चीज
जूली को नजर नहीं आ रही और वो चीज रैंडल के लिए काफी ही अजीब है। पर अब जबकि उन लोगों की गाड़ी रुक चुकी है तो उन लोगों के सामने एक फॉरेस्ट है और थोड़ा आगे बढ़ने पर वहाँ उन लोगों को एक ओल्ड अबेंडन स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसे देखकर उन दोनों को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। जैसे जूलिया तो एक्सप्लोर करना चाहती है लेकिन रैंडल उसे मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ इविल या फिर अनवेलकमिंग सा फील हो रहा है और उस कारण वो दोनों रैंडल के कहने पर वहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। पर अगर बात करें उस स्ट्रक्चर की तो बॉयड ने भी उन स्ट्रक्चर्स को पहले देखा है, जिस वजह से उसे काफी परेशानियां हुई थी जो शायद अब रैंडल और जूली के साथ भी हो सकती है। और अब बड़े फातिमा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो इस बात से काफी ही शॉक है कि वो प्रेग्नेंट नहीं, पर सारे इंडिकेशंस उसे प्रेगनेंसी के भी लग रहे थे। पर क्रिस्टी उसे ये कंफर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। शायद वो इस जगह की वजह से मेंटली स्ट्रेस हो चुकी है और उस वजह से ही वो खुद को प्रेग्नेंट समझ रही है। जो सेम चीज बॉयड के साथ भी हुई थी जब उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर वॉर्म्स चल रहे हैं। पर फातिमा खुद का इलाज करवाना नहीं चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि क्रिस्टी इस बात पे बिलीव तो करती है कि ऐसी कंडीशन ऑकर कर सकती है, पर साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा है कि फातिमा के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स शायद पनप सकता है, जिससे बॉयड भी परेशान हो जाता है और वो अपनी इन बातों को डोना से शेयर करने के लिए पहुंचता है। पर इस बार डोना का रिएक्शन ही कुछ अलग निकल कर आया है जो कभी बॉयड ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि डोना ने बॉयड को ये कहा है कि वो एलिस और फातिमा को अब कॉलोनी हाउस में रहने नहीं दे सकती, क्योंकि क्लियरली अभी तक उन्हें नहीं पता चला है कि एक्चुअल में फातिमा के साथ क्या हो रहा है, जिस वजह से ही उसे बाकी कॉलोनी हाउस वालों की सेफ्टी की काफी चिंता है और अब वो चाहती है कि वो लोग वहाँ से चले जाए, जो चीज बॉयड के लिए काफी हार्ट ब्रोकन है और वो उसे ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ अभी तक हमें क्लियरली ये समझ नहीं आया कि फातिमा की कंडीशन साइकोलॉजिकल है या फिर कोई चीज उसे फिजिकली इफेक्ट कर रही है। और जब वो कॉलोनी हाउस में रेस्ट कर रही होती है तो उसके हाथ में लगे हुए ड्रिप के दौरान वो कुछ ब्लड को नोटिस करती है, जो उसे अर्ज करता है उसे टेस्ट करने के लिए, जैसे फातिमा नहीं करती। और इमीडिएटली हम देख पाते हैं कि उसकी बेली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मानो जैसे कोई चीज उसे अर्ज कर रही है कि उसे ब्लड टेस्ट करना है। साथ ही हम देख पाते हैं कि एलिस इन सिचुएशन से काफी परेशान है और वो इन बातों को टिली के साथ शेयर करता है, जो उसे शांत रहने के लिए कह रही है और ये भी कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। जिसके साथ साथ फातिमा खुद की भूख को रोक नहीं पाती और वो फिर से ग्रीन हाउस आ पहुँचती है, जहाँ उसका पीछा करते हुए टिली भी पहुँचती है उसे कंसोल करने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि फातिमा जो शायद काफी पेन में है या फिर काफी फ्रस्ट्रेटेड, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी बेली के अंदर जो मॉन्स्टर है वो उस पर टेक ओवर करना शुरू कर रहा है, जिस वजह से फातिमा अपने हाथ में रखी हुई नाइफ की मदद से उस एल्डर वुमेन यानी कि टिली को स्टैब कर देती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और इस इंसिडेंट को एलियस विटनेस करता है, जो शायद अब ये डिसीजन लेगा कि उसे अपनी वाइफ को लॉक कर देना चाहिए या फिर उसकी हेल्प करने के लिए फातिमा को इस सिचुएशन से वो कहीं दूर ले जाए। वेल गाइस, तो 8th एपिसोड की शुरुआत हमें 7th के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हमने देखा था कि फातिमा ने कॉलोनी हाउस की टिली का मर्डर कर दिया है, जो कि जानबूझकर नहीं बल्कि उसने एक्सीडेंटली किया है। और उसी के साथ हम मैथ्यूज फैमिली को भी देख पाते हैं जो फ्रॉम विले लौट चुकी है, यानी कि उन लोगों ने अपनी रात उसी हट में काटी। और वही बात करें जूली की तो उसने अपनी रात क्लिनिक में काटी। और अब जबकि वो लोग रिटर्न आ चुके हैं तो हम देख पाते हैं कि जिम अपनी वाइफ तबिता को ये कन्विंस करने में लग जाता है कि शायद वो इन चीजों से कनेक्टेड है, लेकिन ये सब कुछ रिलेट नहीं करता, यानी कि उसे स्टिल तबिता पर भरोसा नहीं है कि उसने अपने बचपन की नाइटमेयर में इन सारी चीजों को नोटिस किया था या फिर उन्हें इनके नाइटमेयर्स आया करते थे, जिस वजह से वो ये बात मान बैठा है कि इन सारी ट्रबल्स की वजह से और जितनी वो डरी हुई है ये सारी चीजें उसे असल लग रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि तबिता जिम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर उसी के साथ साथ जिम उसे बताता है कि यह जो फोन रखा है वो कभी बजा था, जिसमें से उसे थॉमस की आवाज आई थी, मानो जैसे यहाँ रह रहे ये मॉन्स्टर्स इन कपल्स के उस डेड बेटी थॉमस के बारे में जानते हैं, यानी कि वो लोग उनके ही नाइटमेयर से उन्हें फीड कर रहे हैं। और जैसे ये बात वो तबिता को कहता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि तबिता काफी शॉक है।
साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये चीजें ये जानती है कि किन चीजों से इन फैमिली को हर्ट हो रहा है, जिस वजह से बार बार उस बच्चे का नाम लेकर वो इन फैमिलीज को ट्रॉमा में डाल रहा है। और इसी कारण वो अब ये चाहता है कि तबिता उन लोगों से दूर न जाए, साथ ही इन रिस्की एडवेंचर्स को बंद कर दे ताकि वो लोग एक पीसफुल जिंदगी काट सके। जो बात कहीं न कहीं हम देख पाते हैं कि तबिता अंडरस्टूड कर रही है, पर वो लोग पूरी बात खत्म करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सायरा उन लोगों का डोर नॉक करती हुई पहुंचती है, जो यहाँ खुद नहीं बल्कि विक्टर के कहने पर आई है, क्योंकि विक्टर को तबिता से बात करनी है, जिस वजह से तबिता उसके साथ चली जाती है। और हम देख पाते हैं कि जिम इस सिचुएशन से और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जैसे ही जूलिया घर लौटती है तो वो ईथन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देकर सीधा जेड से कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि जिम के अकॉर्डिंग जेड ने ही उसकी वाइफ और बेटे को इन सारे सिनेरियो में फंसाया है, तो बेहतर रहेगा वो उसकी फैमिली से दूर रहे और उन लोगों को बार बार इन सारी चीजों की याद दिलाकर या फिर उसकी बातों में फंसाकर डेंजर में ना डाले, जिस वजह से जेड भी चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि तबिता खुद उसके पास आई थी, ना कि वो उसके पास गया था, और उसने चीजों को देखकर खुद रिकॉग्नाइज किया, ना कि उसने उस सिचुएशन में उसे डाला है। साथ ही तबिता कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे जिम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तबिता सिचुएशंस को काफी अच्छे से समझ रही है और उसे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिस वजह से चिढ़कर जेड वहाँ से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि जिम को हेनरी ये कहता है कि उसने भी अपनी वाइफ को गलत सोचा था, यानी कि उसे ऐसा लगा था कि कोई उसे फंसा रहा है या फिर उसे मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ को भी चीजें दिखा करती थी, यानी कि मिरांडा को, जिस पर हेनरी ने कभी बिलीव नहीं किया। तो बेहतर रहेगा कि जिम इन सारी सिचुएशन से डरे नहीं बल्कि डटकर अपनी वाइफ का साथ दे, जिस वजह से ही वो जिम को वार्न कर रहा है ताकि जो चीज हेनरी ने की अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, वो सेम चीज जिम उसकी वाइफ और बच्चों के साथ ना करे, बल्कि उसे तबिता में फेथ होना चाहिए। साथ ही प्रीवियस एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि जूलिया और रैंडल एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां उन लोगों को कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जिस वजह से दूसरे दिन जूलिया रैंडल को उसके साथ उसी लोकेशन पर चलने के लिए कहती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि रैंडल उसे वहां जाने से मना करता है और ये भी कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उन लोगों का अच्छा चाहती है, तो बेहतर रहेगा कि जूलिया उन चीजों से दूर रहे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जूली ऐसा नहीं करती, बल्कि उसके पेरेंट्स के घर से जाते ही वो अपने भाई ईथन को अपने साथ लेकर उसी चीज को यानी कि उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचती है, और अपने भाई को थोड़ी बहुत चीजें बताते हुए वो उससे पूछती है कि क्या उन लोगों को वहां जाना चाहिए या नहीं। और हम देख पाते हैं कि ईथन उसे परमिशन देता है और वो दोनों उस अजीब सी जगह में अपना पहला कदम रखते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही जूलिया उस जगह से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मानो जैसे वो उस रात आ पहुंची है जिस दिन रैंडल मरी और वो तीनों काफी पीड़ा से गुजर रहे थे, और उस लोकेशन पर और कोई नहीं बल्कि बॉयड मौजूद था, जिसके साथ साथ उस जगह से वो ओल्ड शख्स भी मिला जिसका नाम मार्टिन था, और सीजन 2 में बॉयड को जिसने वो रोप दी थी वो और कोई नहीं बल्कि जूलिया थी, क्योंकि रोप देने के बाद ही जूलिया वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि मार्टिन ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जगह उन लोगों के एक लूप में कैद रख सकती है, या फिर उस सिचुएशन के कारण उनकी सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन जूलिया के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि रियलिटी में वो अनकॉन्शियस हो चुकी है, साथ ही अपने भाई का जवाब नहीं दे रही, जिस वजह से ईथन डर जाता है और सीधा जूलिया की हेल्प लेने के लिए टाउन की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि वो लोग उसे रियलिटी में ले आए। और वही बात करें विक्टर की, तो जैसे कि हमने देखा था कि वो सायरा के घर आ पहुंचा था और उसे वो अपने साथ बेसमेंट में ले गया, ये सोच कर के जैस्पर उससे बात करेगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जिस वजह से उसने तबिता को वहाँ बुलाने की डिमांड रखी है, और उसी कारण तबिता विक्टर से मिलने के लिए पहुँचती है और पहले तो विक्टर को काम डाउन करती है, क्योंकि वो इन सारे सवालों से काफी परेशान हो गया है, जिस वजह से उसे शांत करने से तबिता और सायरा को असल चीज पता चलती है कि एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था जिस समय विक्टर ने जैस्पर को क्रिस्टोफर से बात करता हुआ पाया था, क्योंकि उस समय जैस्पर नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस बॉय यानी कि वो सफेद पोशाक पहना हुआ लड़का क्रिस्टोफर से बात कर रहा था, जिसने क्रिस्टोफर को ये बताया था कि किस तरह उन सभी ग्रुप वाले बच्चों को उनके लव्ड वन से बिट्रेड मिला था, जो मिस्ट्री के बारे में हमें अभी तक बताया तो नहीं गया, लेकिन हमें इतना समझ आया है कि वो बच्चों की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उनके लव्ड वंस ने उन लोगों के साथ बुरा
किया, साथ ही उन्हें बिट्रे भी। और जब उन छोटे बच्चों को उन रॉक्स पर रखा गया था, उनकी सोल इसी होप में थी कि समहाउ वो लोग सरवाइव कर जाए। और उनकी इसी होप के कारण एक मैजिकल ट्री ग्रो हो गया जो अभी भी टाउन में मौजूद है, जिसे हम फार अवे ट्री कहते हैं। साथ ही क्रिस्टोफर को उस बच्चे ने ये भी कहा कि उन बच्चों को बचाने के लिए उसे उस फार अवे ट्री के अंदर जाना होगा ताकि वो टावर में कैद बच्चों को बचा सके, जिसके लिए क्रिस्टोफर ने मना कर दिया था और उसने ये तक कहा था कि उसे उस पर भरोसा नहीं, और इसी कारण उसने उस लोकेशन पर जाने से मना कर दिया। लेकिन पास ही में खड़ा विक्टर, जिसे इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका था, तो उसने इस फ्रॉम विले की मिस्ट्री के बारे में और किसी से नहीं बल्कि अपनी मॉम से बात की। और उसी रात मिरांडा उन बच्चों को यानी कि अपने बच्चों को घर अकेला छोड़ लाइट हाउस में उन बच्चों को बचाने के लिए चली गई। पर फिलहाल हमें नहीं दिखाया गया कि एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था, जो शायद आगे आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाए। वेल, तब तक बढ़ते हैं फातिमा की तरफ, जिसे बॉयड ने कॉलोनी हाउस से निकाल टाउन के एक स्मॉल शेक में रखा है ताकि जब इन्वेस्टिगेशन बिगिन हो तो लोगों को उस पर शक न हो। लेकिन तब तक फातिमा को यहाँ छुपे रहना होगा जब तक बॉयड और एलिस इस सिचुएशन को क्लियर आउट नहीं कर देते। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि टाउन में सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि सैरा ने की है, जो चीज टोना को भी लग रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एलिस सभी लोगों को सच बताना चाहता है, साथ ही बॉयड भी, लेकिन डोना उसे मना कर देती है, जिसने उन लोगों की बात सुन ली है और अब वो ये चाहती है कि बॉयड नहीं बल्कि टाउन वालों को ये सच वो खुद बताएगी, क्योंकि ज्यादातर टाउन वाले अब बॉयड की बातों पर भरोसा नहीं करते, जिस वजह से सिचुएशन और वर्स ना हो। उसी कारण डोना टाउन वालों को ये सच खुद बताना चाहती है, जिस वजह से बॉयड, जो अपनी फैमिली को लेकर वरीड है, उससे पहले तो एलिस को कुछ सामान बटोरने के लिए कहा है ताकि वो लोग टाउन से कुछ समय के लिए दूर रह सके। लेकिन उसी बीच हम देख पाते हैं कि एल्जिन, जिसे वो गोस्ट लेडी कैमरा की मदद से कुछ न कुछ लीड देती जा रही है, जो शायद उसे डेंजरस पाथ पर भी ले जा सकता है या फिर अच्छे रास्तों पर भी, क्योंकि पहला रास्ता जो उसे मिला है फोटोग्राफ की मदद से, जो और कुछ नहीं बल्कि खुद का खून है, जो एल्जिन निकाल के एक प्लास्टिक बैग में स्टोर कर लेता है। और अब जबकि वो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली कैमरा के द्वारा क्लिक किए जा रहे हैं, तो एल्जिन को फातिमा की हिडन लोकेशन भी मिल जाती है, जिस वजह से वो फातिमा के पास आ पहुंचता है। लेकिन एल्जिन के वहां पहुंचने से पहले हम देख पाते हैं कि फातिमा को उस शेक में वो गोस्ट लेडी नजर आई थी। साथ ही एल्जिन फातिमा को वहां से सीधा दूसरे शेल्टर में ले जाता है, जहाँ उसने उसे ये तक कहा है कि उसे उस बच्चे को बर्थ देना काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही उसने उसे ये भी रिवील किया कि जो फातिमा के अंदर ग्रो हो रहा है वो बच्चा उसका तो नहीं लेकिन किसी और का जरूर है, जो चीज फातिमा को डरा देती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन एल्जिन उसे वहाँ से जाने नहीं देता। और इन बातों से अभी तक हमें कोई क्लैरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन इतना समझ जरूर आ चुका है कि एल्जिन ह्यूमंस के अगेंस्ट हो चुका है, जिसने एक ओल्ड लेडी का साथ देने का सोचा जो कि जिंदा भी नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इस सिनेरियो में फातिमा को सेक्रीफाइस कर दे या फिर उसके इन सारी चीजें करने से कुछ और हो जाए। साथ ही अब जबकि फातिमा उस लोकेशन पर नहीं, तो एलिस और बॉयड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन तब तक वहाँ से फातिमा एल्जिन के साथ निकल चुकी होती है। साथ ही अब जो फातिमा के अंदर है, जो किसी को नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन फातिमा उसे फील कर सकती है और वो चीज अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो 9th एपिसोड की शुरुआत हमें 8th के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां बॉयड और एलिस को ये पता चला था कि फातिमा अब उस शेड में नहीं, जिस वजह से वो दोनों उसे फॉरेस्ट में ढूंढने लगते हैं। लेकिन जल्द ही रात होने वाली है, जिस वजह से बॉय अपने बेटे को समझाने लगता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द लौटना होगा। लेकिन एलिस अपने फादर की बात नहीं सुनता और अपनी सर्च को कंटिन्यू रखता है। और उसी दौरान बॉयड एक सडन पेन अपने पैर में एक्सपीरियंस कर पाता है, जिस वजह से एलिस अपने फादर को लेकर उनके स्टेशन आ पहुंचता है और उसे समझ आता है कि उसके फादर के साथ कुछ न कुछ रॉन्ग है, क्योंकि बॉयड ये इंश्योर कर रहा है कि सभी लोग ठीक है और खुद पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर बॉयड उसे बताता है कि एक्चुअल में बॉयड किसी प्रॉब्लम यानी कि बीमारी से गुजर रहा है, जिसे पार्किंसन डिजीज भी कहते हैं, और उस कारण धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी मूवमेंट खत्म होती जाती है, जिसका पहला इफेक्ट आज उसे देखने के लिए मिला है, वो भी उसके पैर और हाथ की मूवमेंट फ्रीज होने के कारण। जिस बीमारी के बारे में एलिस को तो नहीं, लेकिन हाँ क्रिस्टी और कैनी को जरूर पता है, जो चीज एलिस
को थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन फिर वो सिचुएशन को समझ पाता है कि उसके फादर ने उसे वरीड ना फील करवाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन उससे शेयर नहीं की। साथ ही बॉयड की कंडीशन धीरे धीरे वर्स्ट होना शुरू हो रही है। साथ ही उसने अपने बेटे को त्यान चेन की डेथ के बारे में भी बताया कि किस तरह उन क्रिएचर्स ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने उसे ये सारी चीजें देखने पर मजबूर किया, और उसी कारण उसे अब ऐसा लग रहा है कि जो बुरी चीज फातिमा के साथ हो रही है वो भी बॉयड के कारण ही है, जिस वजह से वो गिल्टी फील करने लगता है। लेकिन एलिस उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, और वही रात के वक्त मॉन्स्टर उनकी विंडो पर नॉक करता है बॉयड को टॉन्ट करते हुए, जिस सिचुएशन को एलिस काफी अच्छे से संभालता है। साथ ही कल सुबह वो लोग फातिमा की तलाश में वापस निकलेगी, लेकिन सुबह होते ही उन लोगों को मिलने के लिए सारा पहुंचती है। जहां पहुंचते ही उसका सबसे पहला सवाल फातिमा को लेकर है कि क्या वो मिसिंग है, जिसकी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विलेमी किसके पास भी नहीं। लेकिन हमें पता चलता है कि सारा को फिर से कल रात आवाजें सुनाई दी थी, जिस वजह से ही वो उन बातों के बारे में बॉयड को बताने के लिए पहुंची है। और उन वॉइसेस ने उससे फातिमा की सिचुएशन के बारे में कहा है कि वो यही कहीं आसपास है, साथ ही काफी डरी हुई भी। लेकिन वो आवाज उसे हंसते हुए मॉक कर रही थी, ये कहते हुए कि फिर भी बॉयड और एलिस उस तक जल्द ही नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जिस सिचुएशन में फातिमा फिलहाल है वो लोग उसे ढूंढ तो लेंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी, जिस कारण वो दोनों और वरीड हो जाते हैं और डोना से बात करने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन डोना भी काफी कंफ्यूजन में है, साथ ही परेशान, क्योंकि उसने अभी तक कॉलोनी हाउस वालों को तिले की डेथ का सच नहीं बताया है। और बॉयड से बात करने पर बॉयड को भी इस बारे में पता चलता है, और डोना उसे बताती है कि जो भी वक्त फातिमा ने कॉलोनी हाउस में बिताया था वो सभी लोगों के लिए काफी प्रेशियस है, जिस वजह से वो कॉलोनी हाउस वालों को फातिमा का सच बताकर उनसे उनके सभी मोमेंट्स को नहीं छीन सकती, क्योंकि फातिमा ने ना सिर्फ लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताया है बल्कि उन लोगों को यहाँ सेटल करने में भी काफी हेल्प की है। और उस कारण अब वो लोग पूरे टाउन वालों को जमा कर फातिमा के डिसअपीयरेंस के बारे में बताते हैं, जैसे उन सभी को एक साथ मिलकर ढूंढना होगा। और हम देख पाते हैं कि कुछ लोगों की ये भी सवाल है कि क्या जिसने टिली को मारा था उसी ने फातिमा को अपने साथ ले गया है, जिसका कोई भी जवाब फिलहाल डोना बॉयड किसी के पास भी नहीं। पर फिर भी वो लोग उन सभी को अग्री करवा लेते हैं कि उन्हें फातिमा को ढूंढना है, और सभी लोग फातिमा को ढूंढने की जर्नी पर निकल जाते हैं, सिवाय दो लोगों को छोड़कर, जो सबसे पहला विक्टर है, जो अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है। वही बात करे जेड की तो उसे क्रिस्टोफर और जेस्पर के हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर उसी के साथ साथ हम सभी को पता है कि फातिमा और कहीं नहीं बल्कि अंडरग्राउंड सेलर में है, जिसे वहाँ एल्जिन ने रखा हुआ है, वो भी उसी गोस्टली स्पिरिट के कारण। साथ ही उसका ये भी मानना है कि वो बच्चा जो फातिमा की बॉडी के अंदर है वो उनके लिए कोई चेंज ले आ सकता है, जिससे उन्हें यहाँ से शायद निकलने में कोई हेल्प हो सके, जिस वजह से उसने फातिमा को कैप्चर किया हुआ है। और उसके लिए उसे खाना भी प्रिपेयर किया है, जो खाना ब्लड बैग है, जिससे पहले तो ड्रिंक करने से फातिमा मना करती है, लेकिन एक सिप लेने पर उसे उस ब्लड की और क्रेविंग होने लगती है, जिस कारण वो उस ब्लड को पी लेती है। और हम देख पाते हैं कि कुछ ही समय में उस ब्लड को ड्रिंक करते ही फातिमा का पेट बड़ा हो चुका है, यानी कि जो ब्लड उसने ड्रिंक किया है वो उस बेबी को नरिश कर रहा है, और साथ ही साइज में अब वो काफी बड़ा हो चुका है, और कुछ ही समय में वो उस बेबी को डिलीवर करने के लिए भी रेडी हो जाएगी, जिस वजह से फातिमा डरी हुई है। और हम देख पाते हैं कि वो एल्जिन पर अटैक कर वहाँ से निकलने की भी कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं होती। पर एल्जिन के वहाँ से जाते ही उसे ग्राउंड पर एक मेटल रिंग नजर आती है, जो किसी खुफिया दरवाजे का रास्ता है, जिसे क्लियर करने पर वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाती। और उसी दौरान वो गोस्टली स्पिरिट जिसने किमोनो पहना हुआ है वो फातिमा के मुंह को बंदकर उसे बेड की तरफ पिन कर देती है, मानो जैसे वो उसे शांत कर रही है कि वो किसी को भी अपनी हेल्प के लिए ना बुला पाई या फिर उसकी जान ले रही है, जो चीज हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हमें ये क्लियर आउट नहीं हुआ है कि वो स्पिरिट एक्चुअल में फातिमा से चाहती क्या है। और अब बड़े विक्टर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि
कि उसने खुद को ही ब्लेम कर लिया है अपनी मॉम की मौत के लिए, जिस वजह से वो एक्स लेकर उसी फार अवे ट्री को तोड़ने के लिए पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो उस ट्री की ट्रंक को एक्स से हिट करता है तो वहाँ उसके सामने वही लड़का पहुंचता है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, जो विक्टर को यही कह रहा है कि वो ऐसा ट्री के साथ ना करे क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में वो उसे समझा नहीं सकता। साथ ही विक्टर उसे देखकर यही कहता है कि उसका पेरेंट्स चेंज हो चुका है, जिसके जवाब में वो बॉय उससे यही कहता है कि हाँ, साथ ही और भी काफी सारी चीजें चेंज हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ उसने ह्यूमंस की हेल्प करने की कोशिश की थी, वो भी क्रिस्टोफर को सारी बातें बताकर, पर अनफॉर्चुनेटली उसने उन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, जिस वजह से ही उसने लोगों की हेल्प करनी बंद कर दी। पर जब विक्टर उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है तो वो शख्स यानी कि वो बॉय उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जिस कारण विक्टर वहाँ से निकल सीधा उसी अंडरग्राउंड सेलर में आ पहुँचता है जहाँ फातिमा है। और इंसिडेंटली वहाँ तबिता और जूलिया भी आ पहुँचते हैं, वो भी उन बच्चों के कारण जो तबिता को नजर आते हैं। पर जो भी सारी चीजें एपिसोड 8 में हुई उस वजह से हम नोटिस कर पाते हैं कि तबिता जब विक्टर के शोल्डर को टच करती है उसे कंफर्ट करने के लिए, वो भी उसी सेलर में, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसे उस रात की सारी चीजें याद आ रही है जिस रात मिरांडा ने अपने बच्चों को इसी सेलर में छोड़ा था और किस तरह उन स्माइलिंग क्रिएचर्स यानी कि मॉन्स्टर्स ने मिरांडा की जान ले ली, जो सीधा सीधा यही इंडिकेट करता है कि मिरांडा कभी उस लाइट हाउस तक पहुंच नहीं पाई थी। और ये विजन इस बात का सजेशन हमें दे रहा है कि तबिता समहाउ मिरांडा से कनेक्टेड है या फिर उनकी स्पिरिट जो शायद तबिता और टाउन वाले की हेल्प कर सकती है यहाँ से निकलने में। पर वही बात करें जिम की तो हम ये भी देख पाते हैं कि जिम ने अपनी वाइफ की इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है और उसने उसका साथ देने का वादा किया है ताकि वो लोग इन सभी सिचुएशनों को टैकल कर एक साथ यहाँ से निकले, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन उनके और उनके बच्चों के लिए काफी वर्स्ट हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो लोग अपने बच्चों का साथ देना चाहते हैं और यहाँ से जल्द ही निकलना चाहते हैं। साथ ही तबिता को उसकी बेटी ने उस रियून का सच बताया है कि उसने उस जगह क्या एक्सपीरियंस किया था। साथ ही बॉयड भी अब ये चाहता है कि उसकी जगह उसके बाद और कोई नहीं बल्कि कैनी संभाले ताकि वो सभी फ्रॉम विले के लोगों को सुरक्षित रख सके। वेल गाइस, बढ़िए फ्रॉम की सीजन 3 के लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें बॉयड की शेरिफ ऑफिस से दिखाई जाती है जिससे मिलने के लिए एलिस पहुंचा है, वो भी ये इन्फॉर्मेशन के साथ कि एल्जिन को शायद से पता है कि फातिमा कहाँ है, क्योंकि 9th एपिसोड में ही हमने देखा था कि किस तरीके से एल्जिन बार बार एलिस को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, यही कहते हुए कि फातिमा और उसका बच्चा ठीक है और उसे इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि फातिमा शायद कुछ ऐसी चीज कर रही हो जिससे उन लोगों को यहाँ से निकलने में मदद मिल सके। और अब जबकि बॉयड और कैनी को एलिस ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है तो वो सबसे पहले एलिस और कैनी को कॉलोनी हाउस जाने के लिए कहता है ताकि एल्जिन वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और जब तक वो यहाँ से सीधा सैरा के पास जाता है जैसे वो कॉलोनी हाउस चलने के लिए अपने साथ कह रहा है और रास्ते में ही उसे और हमें इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि बॉयड को ये भनक लग चुकी है कि एल्जिन सैरा की ही तरह किसी अनचाही चीज से बात कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए और शायद सारा उसे समझ सके, इस कारण ही वो सैरा को कॉलोनी हाउस ले आ चुका है ताकि वो एल्जिन से बात कर उसे ये समझा पाए कि जो आवाजें वो सुन रहा है या फिर जिस भी शख्स से वो बात कर रहा है वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि सारा भी उस सिचुएशन से गुजर चुकी है। और इसी कारण बॉयड ने सारा को अपने साथ ले जाने का डिसीजन लिया ताकि वो एल्जिन से बात कर उसे समझा सके कि जो भी चीजें उसके साथ हो रही है पहले सारा के साथ भी हुई है, जो सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सारा, एलिस, बॉयड, कैनी ये सभी लोग एल्जिन को कॉलोनी हाउस के एक रूम में ले जाते हैं, यानी कि डोना के रूम में, जहां वो लोग पहले तो उससे अच्छे से पूछते हैं कि क्या एल्जिन को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि फातिमा कहाँ है। और हम देख भी पाते हैं कि एल्जिन उन लोगों को ये रिवील कर देता है कि उसे पता है कि फातिमा कहाँ है, लेकिन वो उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि किमोनो पहनी हुई उस औरत ने, जिसे वो एंजल कह रहा है, उसने उसे ये सारी चीजें करने को कही ताकि वो लोग इस सिचुएशन से यानी कि इस जगह से वापस अपने घर लौट सकें।
पर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है क्योंकि एलिस अपना कंट्रोल खो देता है ये सुनने के बाद कि एल्जिन को इस बारे में पता है कि फातिमा कहाँ है और साथ ही वो एक्चुअल में बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस कारण वो उस पर टूट पड़ता है और उस वजह से बॉयड सभी लोग उसे लेकर रूम के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद बॉयड डिसाइड करता है कि वो अकेले ही एल्जिन से बात करेगा और जब बॉयड उससे बात करने के लिए और कुछ सामान लेकर उसे टॉर्चर करने के लिए पहुंचता है तो वहाँ रखा हुआ कैमरा जिससे एल्जिन बेसिकली स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहा था वो एक फोटो क्लिक करता है, जो देखकर बॉयड काफी चिढ़ जाता है क्योंकि वो फोटो उसी घर का है जिस घर को बॉयड ने अपनी वाइफ और बेटी के लिए बनाया था ताकि वो लोग रिटायरमेंट में वहाँ जाकर एंजॉय कर सके। और जब उसकी फैमिली उस लोकेशन पर पहुंच ही रही थी यानी कि जा ही रही थी तो उसी दौरान उन लोगों ने अपनी कार के सामने उसी ट्री को देखा, जिस कारण वो लोग फ्रॉमविले आ पहुंचे। पर उस फोटो में बोट मौजूद नहीं है, जिस कारण वो उसे कहता है कि काफी सारी चीजें उस फोटो से मिसिंग है, जिस वजह से उसे समझ आ जाता है कि फोटो फेक है और उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो फोटो प्रोवाइड की गई है। लेकिन उस कारण वो अपनी कामनेस खो देता है और नोटिस कर पाता है कि फादर की स्पिरिट उसके सामने खड़ी है जो बॉयड को रुकने के लिए कह रही है ताकि वो एल्जिन को टॉर्चर ना करे। लेकिन बॉयड अपनी डॉटर इन लॉ को खोना नहीं चाहता, जिस वजह से वो उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो टेक्निक उसकी काम नहीं आती और उसके इस इंटेरोगेशन को एक्कोस्टा रोक देती है, यही कहते हुए कि ये राइट वे नहीं है। और जब सभी लोग इन बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो वही हम देख पाते हैं कि सारा सबकी नजर से बचती हुई एल्जिन के रूम में पहुंचती है ताकि वो उसे प्राइवेटली बात कर सके, जो वो करती तो है लेकिन अपने तरीके से। यानी कि एल्जिन के पास पहुंच वो पहले तो उसे अपने एक्सपीरियंस बताती है कि किस तरीके से मॉन्स्टर ने उसे कंट्रोल किया और उसके माइंड को भी, जो शायद फिर से वो मॉन्स्टर उसे कंट्रोल कर रहा है क्योंकि हम देख पाते हैं कि एल्जिन से उसने इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली है लेकिन उसे टॉर्चर कर यानी कि उसे मार कर। यानी कि सारा ने लास्ट टाइम अपने भाई को मारा था और उसने कोशिश की थी ईथन को मारने की, जो गिल्ट हमेशा उसके अंदर रह गया है। लेकिन इस बार उसने इस मैटर को अपने हाथ में लेते हुए सिचुएशन को खुद की तरह टैकल किया। वो भी एल्जिन के कमरे में पहुंच उसे मारकर फातिमा की लोकेशन निकालने में वो कामयाब हुई। और वही बड़े फातिमा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ना चाहते हुए भी उसे एल्जिन का ब्लड पीना पड़ रहा है ताकि वो उस मॉन्स्टर बेबी को ग्रो कर सके, जिसके साथ साथ वो मॉन्स्टर बेबी उसे परेशान भी करता है और काफी पेन भी पहुंचाता है, जिस वजह से वो काफी बार कोशिश कर चुकी है कि कोई उसकी हेल्प करे पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हुई। और इस फ्रस्ट्रेशन में वो उस ब्लड जार को तोड़ देती है और उसका टूटा हुआ ग्लास लेकर उस बेबी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि वो किमोनो लेडी यानी कि वो गोस्ट लेडी वहाँ पहुँच उससे वो कांच का टुकड़ा लेकर उसी की गर्दन की तरफ पॉइंट कर देती है, लेकिन रियलाइज कर पाती है कि फातिमा का वाटर ब्रेक हो चुका है, जिस कारण वो उसे बर्थ में हेल्प करना शुरू करती है। और जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो वो गोस्ट लेडी उस ट्रैप डोर को जो फ्लोर पर बना हुआ है जैसे पहले फातिमा ने खोलने की कोशिश की थी जो उससे खुला नहीं था, लेकिन वो गोस्ट लेडी उस बेबी को लेकर उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसी वक्त वहाँ बॉयड और एलिस भी आ पहुँचते हैं, जिन्हें फातिमा तो मिल चुकी है लेकिन उसी के साथ साथ फातिमा उन्हें बताती है कि वो उस बेबी को लेकर उस सेलर में जा चुकी है। साथ ही वो उन लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि उसने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने अपने ही बच्चों का सेक्रीफाइस दे दिया, ये सोचते हुए कि उन लोगों को इमॉर्टेलिटी की पावर मिलेगी। पर वही खड़ा बॉयड उन लोगों को ऊपर ही रोक उसी सेलर के अंदर चले जाता है और जैसे ही उस किमोनो लेडी का पीछा करते हुए वो उस सेलर में पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि जिस बेबी को फातिमा ने जन्म दिया है उसे उस किमोनो लेडी ने सभी मॉन्स्टर के सामने जमीन पर रख दिया है और देखते ही देखते वो फ्लैश मॉन्स्टर में टर्न हो जाता है, यानी कि उसने काफी जल्दी ग्रोथ की है और साथ ही वो सभी लोगों को क्रीपी तरीके से देख वही अजीब सी स्माइल कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अब बढ़े एपिसोड 10 के मेजर फोकस की तरफ जो कि तबिता और जेड है, जिन दोनों को काफी शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ है। जो रियलाइजेशन की बात अगर हम करें उसकी शुरुआत हमें जेड से दिखाई जाती है जो जिम को उसकी विजन के बारे में बताता है जो समथिंग सिविल वॉर के टाइम का था। साथ ही उसने यानी कि जिम ने उसे तबिता के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है जो कि विक्टर की मॉम यानी कि मिरांडा का था। जो चीज हम
हमने लास्ट एपिसोड में देखी ही, जिसे तबिता एक्सपीरियंस कर रही थी। जिसके बाद के वो उन दोनों को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां उसे वो छोटी बच्ची नजर आई थी, और हम देख पाते हैं कि वह जिम उन लोगों के कोड को डिकोड करने में हेल्प करता है जो कि म्यूजिक नोट्स है। यानी कि जेड और तबिता ने जो बॉटल ट्री से सभी पेपर्स को निकाला था उसे जिम ने फाइनली डिकोड कर लिया है, जो कि म्यूजिकल नोट है, जिससे जेड को समझ आता है कि मिरांडा वायलिन प्ले किया करती थी और इसी कारण उसने इस नोट को बनाया है। पर जैसे ही वो लोग उस म्यूजिक को डिकोड करने लगते हैं तो जिम उन लोगों को रोक देता है, ये कहते हुए कि किस तरह उन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब जब उन्हें कोई म्यूजिक सुनाई दी है उससे शहर में उन लोगों को तबाही मिली है, जिस कारण वो लोग उस वायलिन को लेकर सीधा उसी बॉटल ट्री की तरफ आ पहुँचते हैं जहाँ तबिता और जिम साथ ही जेड उस ट्री के पास खड़े हैं। लेकिन जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यू होता है तो वहाँ सभी बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और उसमें से एक लड़की तबिता की तरफ पहुँच उसे वही शब्द कहती है जो कि अनकोई है, जिस वर्ड को उन लोगों ने ऑलमोस्ट 3 सीजन लगा दिए समझने के लिए, और मैजिकली हम देख पाते हैं कि इस बार वो लोग उस वर्ड को समझ पाए हैं जो कि रिमेम्बर है। जिसके बाद उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें याद आने लगती है जिस वजह से तबिता उस बच्ची से बात करना छोड़ वहाँ से निकलती है, और जब जिम तबिता से इसकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में तबिता पास्ट लाइफ में मिरांडा थी और जेड क्रिस्टोफर, और ठीक पास्ट लाइफ में भी वो लोग इसी तरह उन्हीं बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे जो वो लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, जिसमें से जो बच्ची उन लोगों से बात करने के लिए पहुंची थी वो और कोई नहीं बल्कि मिरांडा और क्रिस्टोफर की बेटी थी। वेल इस बात की तो क्लैरिटी हमें दी नहीं गई, क्योंकि जबकि मिरांडा रियल लाइफ में हेनरी से शादी कर चुकी थी तो उसे क्रिस्टोफर के साथ वो बच्ची कैसे थी, या फिर हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि विक्टर की बहन थी, जो शायद हो भी सकती है, लेकिन उस बात की भी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि वो विक्टर की बहन नहीं, क्योंकि विक्टर अपने फादर को अपनी मॉम और बहन के ग्रेव पर ले जाता है जहाँ उसे अपनी बहन के सिर्फ टुकड़े ही मिले थे, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर्स ने मिरांडा और उसकी बेटी दोनों को खत्म कर दिया, जबकि जो बच्ची तबिता और जेड को नजर आ रही है उसे सेक्रीफाइस किया गया था। वेल अभी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी बाकी है जो शायद हमें सीजन 4 में मिल सकती है। और वही बात करें जूली की तो हम देख पाते हैं कि उसने ईथन से बातचीत की है, जिसे उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि उसने उस रूम्स में क्या एक्सपीरियंस किया था, जिस वजह से उसका भाई उसे बताता है कि वो स्टोरी वॉकर है, यानी कि वो उस टाइम में जा सकती है और उन सारे इवेंट्स को विटनेस कर सकती है जो उस समय हुए हैं, जिस वजह से जूली को ऐसा लगने लगता है कि वो इन सारी चीजों को चेंज भी कर सकती है। लेकिन ईथन उसे बताता है कि स्टोरी वॉकर सिर्फ स्टोरी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना कि उन्हें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टोरी ऑलरेडी बताई गई है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। पर फिर भी जूली के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज कर सकती है, वो ऐसा ईथन को कहती है। लेकिन हमें कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि जूली दौड़ते हुए जिम के पास आ पहुंचती है उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए, पर मिस्टीरियसली उन लोगों के सामने एक येलो सूट पहना हुआ शख्स खड़ा होता है, जो देखने में हमें मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा, लेकिन हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि शायद वो मॉन्स्टर ही है जो डे लाइट में फ्रीली घूम सकता है। पर इस सीजन के एंड में हम देख पाते हैं कि उस येलो सूट पहने हुए शख्स ने तबिता के एक्शंस की पनिशमेंट जिम को दी है, उसे यही कहते हुए कि उसे उस होल को डिग नहीं करना चाहिए था, और इतना कहकर वो जिम के थ्रोट को स्लिट कर देता है, यानी कि उसने उसकी गर्दन काट दी है, जिसे देखकर जूलिया काफी शॉक है। और यहीं पर फ्रॉम का ये पूरा सीजन खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।